नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मुर्तज़ा दोस्तों स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा दिन और जो फियर फैक्टर था शायद उससे उबरने की कोशिश, और शायद मार्केट अब यही अज्यूम भी कर रहा है कि अब हो गया जो होना था, और यहाँ से शायद मार्केट एटलीस्ट इस फैक्टर पर तो ज़्यादा ना गिरे। हालांकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो सकती है ये मार्केट की तरफ से, बट यू नेवर नो। आखिरी का 1.5 घंटा हम शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ट्रंप के जवाबी टैरिफ से पहले बाजार में चौतरफा खरीदारी, सेंसेक्स में 400 पॉइंट की तेजी, निफ्टी 23,250 के पार, बैंक निफ्टी भी 51,200 के ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म, आईटी और फाइनेंशियल शेयर कर रहे हैं तेजी को लीड। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटने की रिएक्शन में सरकार, किसी भी हालात के लिए पीएमओ, वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय ने बनाया ठोस प्लान। घरेलू इंडस्ट्री के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा सकते हैं बड़े कदम। सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर। चौतरफा तेजी को लीड कर रहे हैं रियल्टी शेयर्स। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 3% ऊपर, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स मिल्स 4% तक ऊपर। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के बाद टाटा कंज्यूमर में करीब 7% ज्यादा का उछाल। गोल्डमैन सैक्स ने दी करीब खरीदारी की सलाह, कहा कर्ज कम होने से बढ़ेगा ईपीएस और मार्जिन सुधरने की भी उम्मीद। आज के बिग स्टॉक्स में शामिल था टाटा कंज्यूमर। और लगातार दूसरे दिन बीएल में गिरावट, ऑर्डर लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने से शेयर 4% लुढ़का। 25,000 करोड़ के टारगेट के मुकाबले कंपनी को FY25 में मिले 23,000 करोड़ के ऑर्डर्स। और गर्मियों की छुट्टियों से पहले होटल शेयर में जोरदार एक्शन। इंडियन होटल्स और ताज जीके में 2 से 3% का उछाल। साथ ही साथ EIH और लेमन ट्री होटल्स में भी अच्छी खरीदारी। कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक जारी, रेलवे और रोजगार से जुड़े प्रस्तावों पर हो सकता है फोकस। 4 क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी संभव, सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज़ एक्सक्लूसिव। ओके, चलिए फिर मार्केट के लिए एक शानदार दिन। सुबह 15 मिनट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद मार्केट ने एक थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। हालांकि अभी भी उस 23,300 350 के जोन में हम अटक रहे हैं, लेकिन 23,150 200 उस जोन को सपोर्ट किया। तो क्लियरली इवेंट में जा रहे हैं आप, प्रोवाइडेड यहाँ बंद हो जाएं। पहली बात, अभी 1.5 घंटा बाकी है। इवेंट में जा रहे हैं आप एक गट्सों के साथ, एक जोश के साथ मार्केट इवेंट में जा रहा है। शायद मार्केट का ये अजम्पशन है, मैं कुछ देर में डिस्कस करूँगा, लेकिन शायद मार्केट का ये अजम्पशन है कि जो सबसे वर्स्ट है वो शायद प्राइस में है, और ऑलरेडी मार्केट उन सबको झेल चुका है। ये एक अजम्पशन है मार्केट की। आज के प्राइस में वो इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ हुई आज सुबह निफ्टी ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, हमने बात जो की थी, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस है, दोनों को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। हमने सुबह बात की थी 23,150 से 23,200 पर बाय करिए और 23,100 का स्टॉप लॉस रखिए, और आजकल वो देखिए आप 23,158। तो उस हिसाब से वो मामला एकदम सही पड़ा। एटलीस्ट एक बार निफ्टी ने 20 डेमो को रिस्पेक्ट करा। आखिरी घंटे में मैं अभी भी कहूँगा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। काफ़ी लोग ये पोजीशन नहीं कैरी करना चाहेंगे, हालांकि कुछ लोग कैरी करके जाएंगे, तो देखते हैं कैसे होगा। और 23,300 23,350 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आज का हाई भी इसी जोन के बीच में है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। विरुष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आगे का 1.5 घंटा कैसे रहेगा उस देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आज रैली देखने को मिली है बाजार में बड़े इवेंट से पहले, कल की बिकवाली के बाद, सवाल ये, पहले तो आपकी रणनीति बहुत सटीक बैठी, जो आपने लेवल्स बताए उसी के इर्द गिर्द ये काम काज करता हुआ दिखा। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का, क्या 23,800 का रास्ता अब आपको खुलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल अच्छा है आपका। मैं लेवल्स पर आऊँ उससे पहले मैं ना आज एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ कि रैली हुई क्यों, और उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी पर आता हूँ। आई थिंक जितनी भी मेरी बात हुई सुबह, मैं 10-12 लोगों से बात कर चुका हूँ, सबको ये लगता है कि जो होगा वो तो आज शाम को पता चलेगा हमें, और जो भी उसका रिएक्शन होगा वो कल रिएक्शन होगा। तो सबने एक व्यू लिया आज सुबह कि एटलीस्ट इंट्राडे में तो एक रिस्क लिया जाए। इंट्राडे में तो न्यूज़ आनी नहीं है, न्यूज़ तो शाम को आनी है, तो इंट्राडे के लिए एक रिस्क लिया जाए। और सुबह मार्केट ने वो जोन दिया 20 डेमा का, उस वो सपोर्ट का, और वहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बन गई। आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। कई बार मार्केट में एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। आज की क्लोजिंग काफ़ी अहम होगी श्रेया। आज देखते हैं इनमें से कितने लोग उस पोजीशन को कैरी करके जाना चाहते हैं। क्या हम 23,300 350 के ऊपर बंद हो पाएंगे, या हम वापस 23,250 के नीचे बंद होंगे? आई थिंक काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दिन के हाई पर हम बंद हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि मार्केट इस चीज़ के लिए तैयार है
कि हम तो तेज़ी के लिए तैयार हैं, कल अगर गैप डाउन हो भी गया तो भी हम उसमें और तेज़ी करेंगे। तो ये अगर आज की क्लोजिंग है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। इस अप्रोच में बस एक ही दिक्कत है, अभी कंसेंसस अप्रोच है, हर कोई यही कह रहा है, हर कोई जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो यही कह रहा है कि कल मार्केट में बॉटम बनेगा और बस ग्लोबल मार्केट में, और अब यहाँ से मार्केट चलना शुरू होंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ बाकी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दिया जिसकी मार्केट को भनक नहीं है, और अगर सब गलत पड़े तो पिटाई भी ज़बरदस्त होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खैर एनीवे, जो भी हो, अब आपने निफ्टी पर बात की थी कि आज हमने जो निफ्टी पर अप्रोच ली सुबह, उसमें मैं यही कहूँगा कि ये जोन है जिसमें आप एक बार प्रॉफिट बुक करें। वैसे ही 23,300 350 के मैंने रेजिस्टेंस की बात की थी। जो भी हो, आप अपना मुनाफा समेट कर जाएं। अगर तो आपने ले लिया 23,160 170 180 पर, और उस पोजीशन को अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो फिर एक कल का पुट लेकर ज़रूर हेज करें उसको। कल का पुट बहुत ज़्यादा महंगा आपको मिलेगा नहीं, और उससे होगा क्या कि अगर कल को बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो एटलीस्ट आप बच जाएंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, गैप डाउन या गैप अप 25-30 पॉइंट का नहीं होने वाला है, कल 150-200 पॉइंट का होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक अपने आप को हेज ले लें। और जो बड़ा ट्रेंड है ना मार्केट का, वो मुझे लग रहा है कल गैप अप या गैप डाउन जो भी होगा उसके बाद पता चलेगा, जिस भी तरफ में मार्केट का ट्रेंड होना होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज थोड़ी मजबूती है, और हमारी बात भी होती है कि अगर मार्केट की रिकवरी को कोई लीड करेगा तो बैंक निफ्टी करेगा। और बैंक निफ्टी में आज ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ने हेल्प की कल के उस मिनी स्केयर के बाद। यहाँ भी मैं यही कहूँगा, लेकिन पोजीशन समेट कर जाएँ। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर वीकली ऑप्शन तो होते नहीं है, अब मंथली होते हैं। मंथली पोर्ट्स बहुत महंगे होंगे, उसका लेने का कोई मतलब नहीं है, इसमें आप हेज नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर कल का गैप अप बाई चांस होना हो, गैप अप वो मिस भी हो जाए, तो मेरा मानना ये होगा कि यहाँ पे पोजीशन जो है ना वो आप सबमिट कर लेकर जाएं। चलिए वीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वो जानते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आते हैं। आई मीन जो स्टॉक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है, आई मीन मैं स्क्रीन पे रखूँगा, और वो एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन ब्रेकआउट के कगार पे है। लेट्स ब्रिंग UPL 656.60। आज क्या क्या हुआ केमिकल बास्केट में, जरा इससे पहले आप वो देखिए। SRF सुबह सुबह ये जो एक ब्रेकडाउन के कगार पे था वो आज ब्रेकआउट में तब्दील हो गया, और पूरे सेक्टर में आज लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। UPL एक सुबह थोड़ी बहुत बाइंग थी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग 656.60 पे ट्रेड कर रहा है। मैं इनफैक्ट इसको प्राइस को मार्क करके रख लेता हूँ। 656.60 पे स्ट्रांगली प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ एक अच्छे मूव के लिए। बट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 658 660, बट एक टिपिकल फ्लैग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या 20 पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आती हुई। तो केमिकल बास्केट से एक पिक किया हमने UPL। दूसरा स्टॉक लेके आइए जहाँ पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव बन रहा है, और वो है BSC 5608 पे। जरा एक बार इसके OI को देखिए आप अनुज, OI को देखिए, और आज सारे एक्सचेंजेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। OI 0.2%, 81,000 शेयर बिल्डअप हुए। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ फ्यूचर का बिल्डअप मत देखिए आप इसमें पुट राइटिंग देखिए अनुज, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, यानी इस वक्त BSC एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है। एक ये हो गया, और लास्ट स्टॉक में यहाँ पे मेंशन करूंगा, जरा प्लीज लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, रैम्को सीमेंट्स। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, मतलब सीमेंट में ये वो स्टॉक है जो कि लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है। इसी स्पेस का लीडर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट्स अल्ट्राटेक। लेकिन रैम्को सीमेंट लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ आज सारे एवरेजेस के ऊपर इसने अपनी इनिंग्स को स्टार्ट किया, और बहुत अच्छी बाइंग, 2.25% का OI बिल्डअप, और ये ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ अपने 31 जनवरी के स्विंग हाई को। और वो स्विंग हाई स्पॉट में है 933, अगर वो निकला तो एक और बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो 3 स्टॉक्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, लास्ट वन इज रैम्को सीमेंट्स। पर अनुज, जो निफ्टी पे हमने बात की अभी कुछ देर पहले, इस पूरे डिस्कशन में निफ्टी IT को लेट्स फॉरगेट, क्योंकि आप उसको इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते, बट निफ्टी IT पे कोई कॉल लेनी चाहिए क्या, आई मीन किसी स्टॉक के जरिए? नहीं कि अभी नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ठीक ठाक रेट मिल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आपकी अप्रोच एकदम नियर टर्म की है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यू नेवर नो। और क्या होता है ना, अगर ये इंडेक्स बॉटम के करीब भी है सपोज, हमें नहीं पता कि वो और कितना गिर सकता है, 8%, 10%, 5%, ये हमें नहीं पता। ये चार्ट देखिए इसका, आई थिंक अगर आप इसका चार्ट देखें और बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी चीख चीख के आपको बता रहा है कि अगर आपको बाइंग करनी है तो बैंक निफ्टी में बाइंग करिए। और बैंक निफ्टी में एक और चीज़ भी है, बैंक निफ्टी में
मार्केट के लिए अब अगला बड़ा ट्रिगर, एक बार जब ये सब हो जाएगा, ट्रम्प टेंट्रम वगैरह हो जाएगा, अगली पॉलिसी में रेट कट आना है, ये मान के चलिए आप। मार्केट मान रहा है, जिस तरीके से आरबीआई एक के बाद एक स्टेप्स ले रहा है, लिक्विडिटी को लेकर, ओएमओ को लेकर, वो सब कर रहा है, तो वो आना है बैंक निफ्टी में, मतलब ये एक रेट कट मार्केट को ये लग रहा है। तो आई थिंक रिलेटिवली आपके पास ट्रिगर ज़्यादा हैं बैंक निफ्टी में। मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, मार्केट का असली इम्तिहान आज नहीं है, वो हमने बनाया हुआ है कि आज मार्केट का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज आप कह लीजिए कि यूनिट टेस्ट है, असली एग्ज़ाम मार्केट का अप्रैल का जो अर्निंग सीज़न है वो है, और उसमें फिर आपको असली चीज़ पता चलेगी। इस बार अगर नंबर अच्छे आ गए ना बैंकों के, जो अच्छा एक और चीज़, प्राइवेट बैंकों ने एडवांस टैक्स में सबसे ज़्यादा लीड किया था। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, सबके जो नंबर्स थे, ग्रेप पॉइंट नंबर्स जो थे एडवांस टैक्स के, सबके बहुत शानदार थे। प्लस उसमें रेट कट का तड़का जोड़ दीजिए, प्लस वैल्यूएशन का तड़का जोड़ दीजिए, और एक फैक्ट कि आपने देखा ही होगा, एचडीएफसी, ये बैंक निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 10 डे के भी ऊपर है। कल की बड़ी डिक्लाइन के बाद भी 10 डे के ऊपर था बैंक निफ्टी। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी आईटी को मैं अभी भी अवॉइड करना चाहूँगा, 1-2 दिन और दूंगा, उसके बाद एक व्यू लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रेया, और आज के कार्यक्रम का क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हालांकि ट्रेंडिंग स्टॉक्स की मैं चर्चा करूं, टाटा कंज्यूमर, इस पर थोड़ा बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से आज के सेशन में रैली देखने को मिली, लगभग ये स्टॉक 8% भागा आज के सेशन में। गोल्डमैन सैक्स इस पे बुलिश, लेकिन आपके बिग स्टॉक में भी शामिल था, हाई कन्विक्शन लिस्ट में था आपके। क्या भापा आपने इस स्टॉक पर? वही जो गोल्डमैन ने लिखा। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम इस पर एक वो ले सकते हैं, ब्राउनी पॉइंट ले सकते हैं कि हमने जो स्टॉक की बात की थी वो 7% ऊपर है। एक्शनेबल था क्या? कुछ एक्शनेबल थोड़ा ना हुआ। आप खुला ही यहाँ पे इंटरडे देखिए इसका, जिसने प्री ओपन में ले लिया श्रेया, उसके लिए तो ठीक है, प्री ओपन में मिल गया अगर आपको, ठीक है, क्योंकि प्री ओपन में 3% ऊपर खुला था। एक्चुअल ओपनिंग में तो इसकी ओपनिंग ही 1073 पर हुई थी। हाँ, उसके बाद एक बार नीचे आया, जब 4.5% के करीब आया, वहाँ पे अगर आपने लिया तो उसके बाद आपको 3-3.5% का मूव मिला। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट में इस समय जगह बहुत है जहाँ पर भी अर्निंग्स अपग्रेड आएंगी। क्यों चला इवेंचुअली, जो गोल्डमैन सैक्स ने कहा वो पढ़िए। गोल्डमैन सैक्स ने जो कहा है उसमें ईपीएस कितना उन्होंने बढ़ाया, बहुत कम, लेकिन बढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मार्केट इस समय हंगरी है ऐसे आइडियाज़ के लिए जहाँ पे अर्निंग्स की जो डाउनग्रेड्स हैं वो ख़त्म हो और हल्के से भी अपग्रेड मिल जाएं। ये एक प्रीकर्सर है अर्निंग सीज़न का। अगर अर्निंग सीज़न में इस तरीके के स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे तो चाहे टैरिफ लगे चाहे ना लगे, चाहे अभी कुछ देर पहले राजेश अग्रवाल जी से बात कर रहे थे, आशीष मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे वो, कि वो तो अभी हमारे पास टाइम बहुत है, कुछ और तो है नहीं, तो इसके लिए हम डोनाल्ड ट्रम्प करते रहते हैं। एक बार अर्निंग सीजन शुरू होगा उसके बाद आपका पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक इन सब चीज़ों पे आ जाएगा। इसमें अगर अर्निंग्स अपग्रेड्स आ गई किसी स्टॉक्स में तो वहाँ रैली बड़ी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फोकस करें वहाँ पर जहाँ ये इकलौता नहीं है, ऐसे कई अपग्रेड्स दिखेंगे आपको अगले कुछ दिनों में, आपको फोकस करना है वहाँ पर। उस कहाँ बेहतर अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है वैसे स्टॉक्स पर फोकस करें। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है, तो शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाए। आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो सारे स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी तेजी, टाटा कंज्यूमर की हम बात भी करते लगे, 7.25% से ज़्यादा उछल गया आज के सत्र में। टाइटन यहाँ पे अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली, लगभग 4%। इंडसइंड बैंक देखिए लगातार ही 2 दिन से तेज होता हुआ नजर आ रहा है, 2.5% की तेजी यहाँ पे। जोमैटो आज के सेशन में यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है, लगभग 3.25%। कुछ और काउंटर्स देखते हैं, कल्याण ज्वेलर्स सरप्राइजिंगली यहाँ पे मूव अच्छा आज के सत्र में, 7.25% की तेजी। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी देखने को मिल रही है, लगभग 5%। लोधा ये चढ़ गया, इनफैक्ट पूरा रियल्टी पैक देखेंगे आप, उसमें शानदार तेजी आज के सत्र में। डिक्सन टेक में आज खरीदारी देखने को मिल रही है, गिरावट के बाद यहाँ पे 3.5% से ज्यादा तेज होकर ही कर रहा है कारोबार। लेकिन इस चढ़ते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट हावी होती हुई नजर आई, उस लिस्ट में शामिल एफएमसीजी का स्टॉक नेस्ले इंडिया 1% से ज्यादा लुढ़का। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए
यहाँ पे थोड़ी बिकवाली हावी होती नजर आई। आज के सत्र में 1.25% के करीब गिरावट डेलो पर काज करता हुआ। एनटीपीसी यहाँ पे मुनाफा वसूली लगभग 0.25%। पावर ग्रिड भी आज गिरकर कर रहा है कारोबार। तो इनफैक्ट आप एनर्जी पैक देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा दर्द गहराया है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। बीईएल डेलो पे लगातार इसमें दूसरा दिन है जब गिरावट देखने को मिल रही है। 0.25% की गिरावट। एमएनएम फाइनेंशियल यहाँ पे 3% लुढ़का। ये आरबीएल बैंक 2.5% से ज़्यादा। क्रॉम्पटन भी लगभग 0.25% गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब बात करते हैं हमारे शो फ्लो की। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज होंगे जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:15 पर लक्ष्मण, मिताली और कंचन जुड़ेंगे आपके साथ और तीनों बताएंगी कल से लागू होने वाले ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या होगा असर। 2:25 पर सीएनबीसी टीवी 18 के निमेश शाह बताएंगे टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और एचयूएल क्यों है बाजार के फोकस में। साथ ही 2:35 पर मिताली से जानेंगे हम गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने क्यों दी है आईटी सेक्टर से बचने की राय। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:10 पर अनुजी से लेंगे कैलकुलेट स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी बीटी कॉल्स। 3:20 पर हॉर्मास से लेंगे मैक्वेरी के 18 टॉप आइडियाज। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। सुबह और अब के बीच में मूड काफ़ी बदला है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड होगा इस समय का। गुड आफ्टरनून यू। मेरे ख्याल से एक ट्रेड लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड और स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। सेफ्टी बेट है यहाँ। ट्रेड करा है 5018 पर ब्रिटानिया। मेरे ख्याल से स्टॉक होगा करीब 5025 का, नहीं सॉरी 25 का नहीं होगा। स्टॉक होगा 5000 का, करीब 15-16 रुपए का स्टॉक है। टारगेट होगा 5100 का ब्रिटानिया। ओके 5020 पे करीब करीब आपका ब्रिटानिया बाय कॉल। और सबसे बेहतरीन सेटअप पोस्ट टाटा कंज्यूमर अगर आप एफएमसीजी में किसी का देखें तो दैट्स ब्रिटानिया। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करनी है, यूएसएल में खरीदारी करनी है क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, हाई टॉप से हाई बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही दिख रहा था। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1414 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1475 1475 के टारगेट सेट करने हैं यूएसएल में। चाहे तो 1440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 35 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 24 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 55 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। स्पिरिट्स डे हाई पे कर रहा है कारोबार। मानस जी के पिक यहाँ पे खरीदारी की जाए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के सेशन के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा और वो है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखें तो 10-20 डीएमए के नीचे ये ट्रेड हो रहा है। कल यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला था और आज 20 डीएमए के नीचे सस्टेन हो रहा है और ये कंसर्न है। तो जब तक ये आप कह सकते हैं कि 1475 के 1475 के नीचे ट्रेड हो रहा है चोला फाइनेंस इन फ्यूचर, तब तक इसका बायस वीक होगा। इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 1420 का। तो 1470 1475 के नीचे हमें इसको बेचना है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1485 का और सेल करे चोला फाइनेंस। जैसे कि मैंने कहा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा करीबन 1430 का। ओके चोला, ये इस समय राजेश जी की पिक। विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और मेरा ये बाय साइड में रहेगा। मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है यहाँ से वापस जो 200 डीएम है उसके पास अप्रोच करते हुए। तो मुझे लगता है ऊपर के साइड में जो टारगेट अभी वापस ऊपर के देखने मिल रहे हैं अराउंड 6000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे ट्रेंड में मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के दिन में अभी बन चुका है वो 5520 का है। तो 5520 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना। ऊपर में 6000 के टारगेट यहाँ पे अभी इंटैक्ट होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो ट्रेड है लास्ट 2 दिन से जो पॉजिटिवली यहाँ पे देखने मिल रहा है विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ, तो यहाँ पे मेरा बाय कॉल रहेगा ट्रेंड 6000 के टारगेट के लिए और 5520 का स्टॉप लॉस। ओके ट्रेंड 5694 पे आपका बाय कॉल इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 2% के मूव के साथ। आशीष कयाल मौजूद हैं इस वक्त पैनल में। आशीष गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए जो मेरा ट्रेड होगा वो है HEG लिमिटेड पे। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की ओर आ सकता है। 4 से 5 दिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ स्टॉक के अंदर और गुंजाइश है एक मूव हमें मिल सकता है ऊपर में। तो टारगेट HEG लिमिटेड पे आता है करीबन 525 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 495 के लेवल्स का। ठीक है, तो ये आशीष जी की अभी पिक। इस वक्त अब गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी प्रणाम। और बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, आपका चयन क्या होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रेया। आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जो क्षेत्र हमने पसंद किया है और उस क्षेत्र में से जो इस शेयर का हमने चयन किया है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। हालांकि एक लटकती तलवार टैरिफ के रूप में बिल्कुल लटक रही है, लेकिन जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है टाइटन कंपनी का शेयर, वहां से गुंजाइश नीचे की तरफ की बहुत ही सीमित लगती है। और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो टाइटन पर हमने बहुत ही साधारण से लक्ष्य 3,600 के पार के फिलहाल निर्धारित किए हैं। लेकिन हमें उम्मीद है जिस प्रकार के सोने के दाम और जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा जो बाकी अन्य कारोबार है टाइटन के पास, उसका समीकरण अगर मैं बुनियादी तर्क के आधार पर आपके और हमारे समक्ष रखता हूं तो हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल। ये मैं बात लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर कर रहा हूँ। चलिए, एक सेक्टर जो आज सुबह सुबह मार्केट खुलते ही हमने आइडेंटिफाई किया था वो था रियल एस्टेट। आई थिंक कल मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा पिटाई कर दी थी इन स्टॉक्स की। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, वो उस रेडी रेकनर रेट को लेकर गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक डेवलपर्स और फिनिक्स मिल्स, ये 3 स्टॉक्स आज सुबह हमने मार्केट खुलते ही आइडेंटिफाई किए थे। और देखिए तीनों स्टॉक्स में क्या शानदार मोमेंटम है। खासतौर से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो काफ़ी पिटा था कल। श्रेय, हम मार्केट का पंचनामा में भी डिस्कस कर रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वो काफ़ी पिटा था स्टॉक। और उसके बाद मैक्रोटेक में भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे मूव आए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। एक और स्टॉक SRF, देखिए वो भी डे हाई पर आया। यहाँ पर भी आज सुबह एक हल्का सा नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव और अब ये स्टॉक करीब करीब इस समय डे हाई पर आ रहा है। कुछ देर में इसके भी तेज़ी का ट्रिगर बताएंगे आपको। लेकिन पहले मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात कर लें एक बार ज़रा। गाबा सर, सुबह आई थिंक मैंने आपसे व्यू लिया था शायद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। मैंने पैनल से लिया था व्यू, लेकिन क्या क्या अब कॉल रहेगा इस पर, इस भाव पर? आई थिंक लेने लायक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। मेरी जो जगह बनी है, अच्छा बेस बना है, एक हफ्ते मंथली चार्ट और ट्रेड करा है 2143 पर। मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट 2200, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं। जो सेटअप है उसके हिसाब से लगे थोड़ा भी अपमूव मिल जाता है बैंक में, निफ्टी में और निफ्टी में, तो 2300 भी पॉसिबल है गोदरेज प्रॉपर्टी, क्योंकि आज सुबह रियल एस्टेट पैक में कुछ तेजी और नजर आ रही थी। तो यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज का बाय स्टॉप लगाना पड़ेगा 2100 का, और कुछ नहीं। आई थिंक ट्रेड लॉन्ग गोदरेज प्रॉपर्टीज। कि गोदरेज प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पे 2141 पे स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और कुछ फ्रेश ब्रेकआउट्स, और मतलब जो लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल रहे हैं। हम पिछले 4-5 दिन से काफ़ी बात भी कर चुके हैं एवेन्यू सुपर मार्ट की। और मानस, अब फाइनली मैं इस वक्त इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये 2 जनवरी के और के हाई को चैलेंज कर रहा है और 1 फरवरी का हाई पार कर चुका है। प्लीज़ OI एडिशन रखिएगा। और मोस्ट स्पेशली मानस, जो पिछली चारों कैंडल्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड रही 200 डेमा के ऊपर। आपको लगता है मानस 1-2 दिन के स्विंग के पर्सपेक्टिव से इट्स टाइम नाउ टू चेज एवेन्यू सुपरमार्ट? क्या ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को किसी 3-4% के स्विंग के लिए? बिल्कुल, देखिए पिछले 4 हफ्ते से अगर आप देखें तो 3400 से लेकर 4100 तक की रैली देखने को मिली है। 4 दिन पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। एक पोजीशन ट्रेड लेना आई थिंक सही रहेगा। 39.75 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, जहां अपने टारगेट 4350 4350 के आसपास के पोजीशन टारगेट सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट फिलहाल ये रणनीति आती हुई, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। डे हाई पर कर रहा है कारोबार 4110 के लेवल पर। एक बार जोमेटो रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। वायदा कारोबार का टॉप गेनर, इनफैक्ट आप देखें निफ्टी का टॉप गेनर शामिल, और इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही, 4% की तेज़ी करीब, और डे हाई पर ये भी कर रहा है कारोबार 210 के लेवल पर। गौरांग जी, जोमेटो पर आप हमेशा से सकारात्मक रहे हैं। जिस तरीके से तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आपके स्टॉक को? साथ ही लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है स्टॉक में और अच्छे खासे मौके बनते नजर आ रहे हैं? तो श्रेया, देखिए बुनियादी दर के आधार पर जब से IPO आया था तब भी राय दी थी। उसके पश्चात हमने और खास करके वीरेंद्र ने और हमने काफी चर्चा की है जोमेटो के ऊपर। और आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। देखिए, प्रतिस्पर्धा छोटी मध्यम अवधि में बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये स्थापित कंपनियां हैं क्विक कॉमर्स में और इनका मार्केट शेयर अच्छा है। डार्क स्टोर्स जो 2026 दिसंबर तक 2000 संख्या करनी थी वो 2025 दिसंबर तक कर देंगे और उसके लिए निवेश करना भी शुरू कर दिया है।
टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी ये जाने का प्रयास कर रहे हैं, मार्केट शेयर ज्यादा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में भी खरीदारी की राय है। छोटी मध्यम अवधि में प्रतिस्पर्धा को लेकर के श्रेया शायद कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें अच्छा लगता है। प्रतिस्पर्धा चिंताजनक है यहाँ पर, जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को लेकर प्रतिस्पर्धा बनती जा रही है। एक और स्टॉक की बात करते हैं। आज आप देखें जिस तरीके से एफएमसीजी के कुछ स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ब्रिटानिया गावस्कर का पहला पिक, लेकिन नेस्ले देखें आप, ये लूजर्स में शामिल और लगभग इसमें 0.25% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन निचले स्तरों से इसने भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। नेस्ले इंडिया से क्यों नहीं हो पा रहा गावस्कर? क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं? एक्चुअली नेस्ले ने एक बहुत अच्छा मूव दिया सुबह, वहीं पर हाई पर खुला, फिर नीचे गिरावट आई, उसके बाद एक बाउंस मिला यहाँ पर। हो सकता है 2-3 दिन लगे इसे, लेकिन मुझे लगता है लेने के लायक नहीं है। लेकिन लेना है तो एग्रेसिव कॉल है, 2200 का स्टॉप लगाएं। अब ट्रेड करें 2215, फिर पॉसिबल 2250 देख सकते हैं। लेकिन ये बाउंस प्ले करेंगे, इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, बट प्योरली अ बाउंस। नेस्ले इंडिया 2215 के स्तर पे, आई मीन ये वीक स्ट्रक्चर था, बट स्टिल अभी तक तो मीनिंगफुल एक पुलबैक जनरेट कर चुका है। लेकिन अब बात करते हैं आज की रात। ये सिर्फ भारतीय बाजार पे नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट्स पे हावी है। और आज की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। और शायद मेरे ख्याल से कल 1:30-2 बजे तक, रात को, आज रात तक स्थिति काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। हम इस खबर को, इस इवेंट को थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की तरह समझने की कोशिश करेंगे। पहले लक्ष्मण जी से बात करेंगे, साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा में मिताली भी होंगी, कंचन भी होंगी, इम्पैक्ट ऑन कंपनीज, साथ ही साथ सेक्टर्स। लेकिन पहले आइसोलेशन में बात करते हैं कि सरकार अपने आप को इस इवेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही है। लक्ष्मण जी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और मेरे ख्याल से अमेरिका जो भी टैरिफ को लेकर पॉलिसी अपनाएगा, हर देश को, भारत को भी उसी अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा। क्या क्या तैयारी चल रही है इस वक्त? सारे मंत्रालय क्या इस वक्त काफ़ी तेज़ी से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? पूरी मशीनरी एक्टिव है इस वक्त? देखिए, दरअसल मैं काफ़ी देर से आप लोगों को सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घटना से ठीक पहले एक पैनिक जैसा सिचुएशन है, लेकिन ये पैनिक बाजार तक सीमित है। ये पैनिक वाले सिचुएशन सरकार के भीतर मुझे कभी ये फील हुआ नहीं। अलग अलग मंत्रालयों या यहाँ जहाँ से मेरी बात हुई तो मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है कि जो भी फैसला लिया जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए उसकी हम पहले समीक्षा करेंगे, जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। और दो हालात बन सकते हैं। एक हालात ये हो सकता है कि सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा टैक्स लगाया जाएगा, उसमें भारत भी शामिल होगा। अगर ऐसा होता है तब भी भारत इसमें अपना आपदा में अवसर वाले तर्ज पे अपनी अपॉर्चुनिटी वहां पर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार के भीतर जो सूत्र हैं उनका मानना है कि अगर सभी देशों पर टैक्स लगाया जाता है, भारत उसमें शामिल होता है, तो उसके बावजूद लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, चाहे टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं, इन सब का एक्सपोर्ट अमेरिका में तब भी वायबल होगा और अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसमें और एक कदम आगे बढ़ के सरकार देख रही है कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद पूरे दुनिया में एक कह सकते हैं कि ट्रेड का डाइवर्जन होगा, रिलोकेशन होगा। तो ऐसे हालात में सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी भारत अपने इन सामानों को भेज सकेगा। ये तो रही एक बात। दूसरा पहलू यह है कि तत्काल सरकार जल्दीबाजी में कोई कदम उठा दे और अमेरिका के टैरिफ के एवज में कोई टैरिफ घटा दे या फिर कोई टैरिफ बढ़ा दे, ऐसा कोई कदम उठाने की तैयारी में सरकार है नहीं। सरकार स्थायी तौर पर लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत कदम उठा रही है और इसके तहत BIT जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होना है यूएस के साथ, उसकी तैयारी कर रही है। उस तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सितंबर-अक्टूबर तक इस ट्रीटी को लॉक कर दिया जाएगा। इसके तौर पर इस ट्रीटी के तहत जाहिर तौर पर कई सारे प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी खुद ब खुद कम हो जाएंगे और इसको लेकर अमेरिका से कई दौर की बातचीत हो भी चुकी है। तो इस रणनीति के तहत ठोस प्लान तैयार करके सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। जी लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भारत सरकार फिलहाल पूरी तैयारी में है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक और ये कि अगर मान लीजिए ट्रम्प टैरिफ लगता है तो भारत पर इसका कितना असर होगा कि भी नहीं, इस पर एक मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट को समझते हैं मिताली के जरिए। बताइए मिताली, क्या है रिपोर्ट?
तो रिपोर्ट का ये मानना है कि इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ का बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उन्होंने बहुत ही उनका जो टॉप लाइन था वो यही था कि रेसिप्रोकल टैरिफ का जीडीपी पर 1.1% तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ पर उन्होंने नज़र डाली तो इंडिया के ट्रेड यूएस के साथ कैलेंडर ईयर 24 में बहुत ही अच्छे लेवल्स पर पहुंच गए हैं। $124 बिलियन तक बायलैटरल ट्रेड्स का एक आंकड़ा सामने आया है जो कि दिखाता है कि यूएस जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब बन गए हैं। ट्रेड सरप्लस की अगर हम बात करें तो कैलेंडर ईयर 15 से कंपेयर करें जहां $19 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था वो अब बढ़कर $37 बिलियन तक का एक आंकड़ा यहाँ पे सामने आया है। कि एक्सपोर्ट्स पर आप नज़र डालते हैं जहाँ जहाँ मेन प्रोमिनेंट सेक्टर्स वो जहाँ हम इंडिया से यूएस को माल भेजते हैं उस पर नज़र डालें तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे सबसे प्रमुख क्षेत्र है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये परसेंटेज वाइज सेक्टर्स का एक्सपोर्ट आपके सामने दिख रहा है। इंपोर्ट्स पर अगर नज़र डालें तो की इंपोर्ट्स में एनर्जी कमोडिटीज़ 30.7% के साथ सबसे ऊपर है। साथ ही पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल है। आप समझते हैं कि टैरिफ के डिफरेंशियल्स का इम्पैक्ट क्या होगा तो इंडिया यूएस इंपोर्ट्स पर 12% वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है जबकि यूएस इंडियन गुड्स पर 3% का वेटेड एवरेज टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पे 9% का एक डिफरेंशियल सामने आता है। एक्सपोर्ट सेंसिटिविटी जो रिपोर्ट में समझाई गई थी वो ये है कि अगर टैरिफ 9% से बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट्स में 4.5% तक की गिरावट आ सकती है जो कि $3.6 बिलियन का एक लॉस आपको दिखलाता है। अब एक कैटेगरी वाइज समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता नजर आएगा तो लोअर टैरिफ डिफरेंशियल जहाँ पे टैरिफ कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो उन सेक्टर्स में फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और अपैरल जैसे सेक्टर शामिल है। ये टोटल एक्सपोर्ट का 62% करता है। तो डिफरेंशियल यहाँ पे कम है लेकिन एक्सपोर्ट्स की मात्रा ज़्यादा होने से यहाँ पे हमें थोड़ा फ़र्क पड़ता आएगा। प्रोमिनेंटली जिन सेक्टर्स पे टैरिफ के कारण फ़र्क पड़ता नज़र आ सकता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, न्यूक्लियर मशीनरी, आयरन एंड स्टील एंड सी फूड शामिल है। तो ओवरऑल रिपोर्ट की स्टैंड की बात करें तो उनका मानना यही है कि मिनिमल इम्पैक्ट ही रेसिप्रोकल टैरिफ से इंडिया पर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल मिताली, तो ज़्यादा अगर मैं निष्कर्ष निकालूँ इस पूरे रिपोर्ट का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भारत पे इसका असर कम देखने को मिलेगा। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बात हो गई, अगर कंपनियों पर इसका कैसा असर देखने को मिलेगा ये समझते हैं कंचन से। कंचन बताइए कि ट्रम्प के टैरिफ का किन भारतीय कंपनियों पर सीधा असर हो सकता है? जी, इसके ऊपर हमने एक रिसर्च की है और जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन आई है उनका मानना ये है कि डेफिनेटली जो इंडियन इक्विटीज़ है यहाँ पे हमें सीधा सीधा एक असर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें डॉलर से या फिर बॉन्ड से तो इन दोनों में ही यहाँ पे एक पॉजिटिव असर आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो एनालिस्ट है वो मान रहे हैं कि जो एवरेज टैरिफ होगा वो होगा 10 से 20% का और हो सकता है ये भी जो है लोअर एंड पे ही हमें दिखाई दे। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक जैसे कि मिताली ने भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ऑटो सेक्टर्स में एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, फार्मास्यूटिकल पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा, टेक्सटाइल पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो केमिकल सेक्टर है वहां पे भी एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उनका ये कहना है कि जिन कंपनियों का एक्सपोजर 10 से 15% से ऊपर का ही है वही कंपनी इस टाइम पे ज्यादा रडार पे है, यहाँ यानी कि उन कंपनियों पे ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। जिनका रेवेन्यू 10 से 15% से नीचे का है उनके लिए जो इंपैक्ट होगा वो काफी ज्यादा मार्जिनल होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर में किस तरीके से कंपनी का एक्सपोजर है, इससे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। अगर सोना BLW की बात करें तो इनका यूएस में 40 to 45% का एक्सपोजर है, यानी कि ये पहले नंबर पे बना हुआ है। इसी तरीके से जो टाटा मोटर्स है वहां पे जो GLR का एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है, 33% का, भारत फॉर 40% और मदरसन सुमी की बात करी जाए तो 20% का एक्सपोजर इसका भी है। अगर आगे बढ़े और इस टाइम पे अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल की तो नेटको फार्मा का 70%, एरबिंदो का 50%, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और जो कैडिला है वहां पे 40 से 45% का एक्सपोजर है यूएस मार्केट में। यही नहीं बल्कि अगर हम इसके अलावा केमिकल सेक्टर्स की बात करें तो विनती ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोरो, नवीन फ्लोरिन, आरती इंडस्ट्री और PI इंडस्ट्री 30 से 20% की रेंज में है, यानी कि यहाँ पे हमें एक मीडियम इंपैक्ट देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू जो हमने फार्मास्यूटिकल और ऑटो में देखा। यही नहीं बल्कि अगर टेक्सटाइल की बात करी जाए तो वेल्सपन, इसके साथ ही साथ इंडोकाउंट और इंट्राडेंट में भी हमें एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इनपैक्ट ये क्या होगा, काफी ज्यादा डिफरेंशिएट होगा। जिनका एक्सपोजर ज्यादा है उन पे ज्यादा डेंट पड़ेगा, जिनका एक्सपोजर मिनिमम है उन पे मिनिमम डेंट पड़ेगा, लेकिन डेंट पड़ेगा ये एनालिस्ट मान रहे हैं। चलिए कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया, और मिताली आपके बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक और साथ ही साथ सरकारी मशीनरी इस वक्त किस प्रकार से काम कर रही है इस महत्वपूर्ण इवेंट से पहले इस सब पे प्रकाश डालने के लिए। अनुज, अभी लक्ष्मण जी ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली,
कि शायद बाजार ज़्यादा पैनिक कर रहा है, शायद सरकारी मशीनरी इतना पैनिक नहीं कर रही है। क्योंकि अच्छा ये बात भी सही है लॉजिकली। आप देखिए प्रधानमंत्री एक मुलाकात कर चुके हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद पीयूष गोयल अमेरिका गए। एक सेंस होगा कहीं ना कहीं भारत को भी कि क्या क्या होने वाला है, और इसके लिए वो प्रिपेयर कर भी चुके होंगे। एक समन्वय इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट यूएस और इंडिया के बीच में होगा, ऐसा सेंस मिल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए जो हमने लिस्ट देखी थी ना कंपनियों की जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगी, मुझे हैरानी नहीं होगी एक बार बस ये निकल जाए उसके बाद सबसे ज़्यादा रैली होने में हो। और उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल औरोबिंदो फार्मा है, या फिर एक आध और फार्मा स्टॉक्स हैं, या फिर जो आपने एक दो वो टेक्सटाइल स्टॉक्स देगा। अब टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, डिफरेंशियल 5% का है यूएस और भारत के बीच में, और उससे मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट सब वेट कर रहे हैं कि एक बार ये इवेंट खत्म हो उसके बाद हम बाय करेंगे। कुछ लोग तो वेट भी नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी बाय भी कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने वीरू कि आई थिंक प्लान्स इन प्लेस होंगे, और आई थिंक अब अगर मार्केट गिरेगा ना, इस वजह से नहीं गिरेगा। अगर मार्केट गिरेगा तो वो अर्निंग्स की वजह से गिरेगा, वो मेन फैक्टर होगा। आज तो बस मार्केट वेट कर रहा है कि बस ये इवेंट बस ख़त्म हो और हम यहाँ से आगे बढ़ें, बस बेसिकली सारी की सार इसका ये है। चलिए लक्ष्मण, मिताली, कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी जो आज की सबसे बड़ी स्टोरी है उसको कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स फोकस में जो हैं। एक और सेक्टर जो आज फोकस में है वो है पूरा का पूरा एफएमसीजी लॉट। टाटा कंज्यूमर क्लियरली आज का बाज़ार का हीरो बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई, उसने अपग्रेड किया। साथ ही लीवर और नेस्ले में भी एक रिपोर्ट है, यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट है। इन तीनों रिपोर्ट पर बात करते हैं निमेश के साथ। निमेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाय गुड आफ्टरनून। सो आज का सबसे बड़ा स्टॉक रहा है वो टाटा कंज्यूमर रहा है। स्टॉक 7% ऊपर है, एफएनओ का सबसे बड़ा गेनर भी रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत टाइम के बाद इसमें किसी ने एक अपग्रेड डाला है, और आज गोल्डमैन का एक बहुत बड़ा नोट है, उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है बाय, और उन्होंने टारगेट प्राइस कर दिया 1200 टाटा कंज्यूमर। अब अगर आप टाटा कंज्यूमर का लास्ट एक साल का चार्ट देखोगे या एक साल का परफॉर्मेंस भी देखोगे, कंपनी का अर्निंग्स का परफॉर्मेंस वो बहुत ही सबड्यूड रहा है, एंड दैट वाज द रीज़न वाई स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। अब गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि यहाँ से टाटा कंज्यूमर का अर्निंग्स में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, और यहाँ से कंपनी इज़ पॉइज्ड for a very strong EPS growth between FY27 to FY25 to FY27। अब ये 3 रीजंस बोल रहे हैं कि क्यों यहाँ से ग्रोथ वापस रिटर्न होगा टाटा कंज्यूमर में। पहला है कि उसका जो चाय का बिजनेस है उसमें मार्जिन्स वापस इंप्रूव होंगे बिकॉज उन्होंने प्राइस हाइक्स किया है, तो वो एक बड़ा रीज़न रहेगा नंबर्स इंप्रूव होने के लिए। दूसरा है कि उनका जो ग्रोथ बिजनेसेस है उसमें उन लोग काफ़ी सारा इनोवेशंस कर रहे हैं और काफ़ी सारा फोकस कर रहे हैं उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो वहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएंगे, वैसे गोल्डमैन का एक्सपेक्टेशन है। और तीसरा है कि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने वाला है बिकॉज इन्होंने जो एक्विजिशन रिलेटेड डेट लिया था वो उन्होंने काफ़ी सारा पे ऑफ कर दिया है। तो ये 3 मेन रीजंस है कि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि यहाँ से टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके लिए उन्होंने FY26 और FY27 के EPS भी 3 से 5-7% तक बढ़ाया है। और गोल्डमैन ने इस नोट में लिखा भी है कि उनके जो FMCG बास्केट स्टॉक्स है उसमें सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर किसी कंपनी में आएगा तो वो टाटा कंज्यूमर में आएगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आज टाटा कंज्यूमर्स सबसे बड़ा गेनर है और बहुत बड़ा रिएक्ट किया है, 7% ऊपर है ऑन द बैक ऑफ दैट गोल्डमैन नोट। सो ये एक था टाटा कंज्यूमर पे। अब आता है नेस्ले और हिंदुस्तान लीवर पे। बोफा ने आज नोट लिखा है और दोनों स्टॉक्स को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। और नेस्ले बोफा इज डाउनग्रेड द स्टॉक टू अंडर परफॉर्म, उनका टारगेट है वहाँ पे 2140। नाउ नेस्ले का सबसे बड़ा कंसर्न रहा है वैल्यूएशंस, बट बिफोर दैट उन्होंने अर्निंग्स भी काटा है 3 से 5% का नेस्ले को लेके। और नेस्ले में सबसे बड़ा जो कंसर्न रहा है वो ये है कि एक तो एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट अगर आप इनकी कंज्यूमर बास्केट को भी देखें, उनके प्रोडक्ट बास्केट को भी देखें, कंपटीशन भी है, मार्जिन प्रेशर भी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है जिसको लेके उनको लगता है कि अर्निंग्स नहीं आएंगे। तो दैट इज़ द की रीज़न नेस्ले को डाउनग्रेड करने का था लॉजिक बोफा सिक्योरिटीज़ का। नेस्ले बहुत ज़्यादा बैलेंस करने को ट्राई कर रहा है बिटवीन ग्रोथ एंड मार्जिन्स, बट नियर टर्म में लग रहा है कि मार्जिन्स विल बी गेट इम्पैक्टेड। दैट इज़ द की रीज़न कि आज बोफा ने उसको डाउनग्रेड किया। और मैंने जैसे पहले बताया कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत स्ट्रेस्ड है नेस्ले का, सो दैट्स द रीज़न वाई वो स्टॉक 2% नीचे है। लीवर पे आते हैं। अगेन लीवर पे बोफा का नोट था एंड उन्होंने वहाँ पे भी डाउनग्रेड किया है तो न्यूट्रल 2330 का टारगेट रखा है। एक्चुअली लीवर ने कुछ किया भी नहीं है, अगर आप देखो तो टॉप से 27-2800 वाला स्टॉक वापस 2300 के आसपास हो चुका है। अभी 35% लीवर का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा बोफा को लगता है कि स्ट्रेस नहीं बोल सकता है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है और वहाँ पे बहुत प्रेशर्स भी है, तो वहाँ पे भी अगेन मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा। इनके पास बहुत लिमिटेड रूम है प्राइस बढ़ाने के लिए,
और जो नए प्रोडक्ट्स और जो नए कैटेगरीज जो लोग लॉन्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नीडल मूव नहीं करेगा बहुत नियर टर्म में। तो अर्निंग्स का प्रेशर रहेगा इन दोनों में, नेस्ले में और HUL में, इसके लिए डाउनग्रेड है। जबकि टाटा कंज्यूमर में बहुत बड़ा अपग्रेड आया था एंड सबसे बड़ा रीज़न वो है कि यहाँ से लगता है गोल्डमैन को कि बहुत बड़ा अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आ सकता है टाटा कंज्यूमर में। बिल्कुल निमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा कंज्यूमर आज का क्लियरली स्टॉक ऑफ द डे, सेकंड टॉप गेनर F&O में। टॉप गेनर तो खैर कल्याण है, लेकिन उसके बाद टाटा कंज्यूमर 7% ऊपर आज। गुरांग जी, क्या व्यू रहेगा इस पर, टाटा कंज्यूमर पर? सुबह एक्सपेक्टेड था कि चलेगा स्टॉक, लेकिन इतना चलेगा 7%? अनुज भाई, ऐसा है ना कि दुखती नस को अगर आप एक एक्यूप्रेशर की तरह दबा दो तो जो खून होता है ना वो ज्यादा दौड़ने लगता है, और वही काम किया है आज सुबह जिस प्रकार से खबरें आई हैं टाटा कंज्यूमर को लेकर के। लेकिन ये जो पूरी समीकरण अभी आपके सहयोगी ने हमारे और आपके समक्ष रखी है FMCG क्षेत्र को लेकर के, मेरा ये मानना है अनुज भाई कि इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जमीनी स्तर पर न तो सिर्फ FMCG में लेकिन बाकी अन्य जो खपत से जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया या बाकी अन्य चीजें, वहां पर आपको जमीनी स्तर पर धीरे धीरे खपत बढ़ती हुई नजर आएगी। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL, ITC, डाबर, मैरिको, ये सब पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। टाटा कंज्यूमर पे ये नज़रिया 1065 पे। ये डिटेल डिस्कशन आपने सुना। आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव टाटा कंज्यूमर पे, सेकंड पायदान पे है, याद रखिएगा, दैट्स ब्रिटानिया। थोड़ा सा निफ्टी में स्ट्रेच और आया है 22,307 पे। बैंक निफ्टी हालांकि उसी लेवल पे है। कुछ फार्मा स्टॉक्स में मूव आ रहा है, ज़रा एक बार, अभी सिर्फ मैं देखा नहीं है बट लॉरस में OI एडिशंस हुए हैं और लॉरस 610 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। इनफैक्ट मैं एक ऐसे ही फार्मा में स्टॉक ढूंढ रहा था मानस, ये भी मतलब आप समझ लीजिएगा कि दिसंबर लास्ट वीक से अब तक कम से कम नहीं तो 5 अटैम्प्ट ले चुका है, लेकिन 600 की ट्रैजेक्टरी को, 610 की ट्रैजेक्टरी को पार करने में अभी तक कामयाब नहीं रहा है। इस बार फिर 20 डेमा का पुल बैक स्क्रीन पे विजिबल है। कोई ट्रेड आपको लॉरस में लग रहा है नजर? आई मीन क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस सेक्शन है? एक बार प्लीज OI भी रखिएगा स्क्रीन पे, उसको देखते हुए। देखिए, केवल एक बाउंस बैक प्ले है क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो आप 600 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं इस उम्मीद में कि 630 जहां पर रेजिस्टेंस है वो टारगेट फिर से एक बार टेस्ट करेगा। उसके बाद अगर 630 के लेवल्स ब्रेच होते हैं, उसके ऊपर निकलता है, तो आप बड़ी रैली की उम्मीद कर सकते हैं। बट एक ट्रेडिंग कॉल डेफिनेटली करंट लेवल्स पे 600 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। 600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉरस लैब में आप ये एक ट्रेड ले सकते हैं। अब कुछ और बास्केट की बात करते हैं। देखिए, आज केमिकल बास्केट के स्टॉक्स पर खासी नज़र है। दरअसल यहाँ पे तेजी भी देखने को मिल रही है। नवीन फ्लोरीन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और SRF के शेयरों पर बाजार की नज़र है। दरअसल खबर क्या है, तो घरेलू मार्केट में रेफ्रिजरेटर गैस की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कीमतों में कितना और क्यों बदलाव आया है, इस पर अनुवामा की एक रिपोर्ट लेकर मेरे सहयोगी यतिन जुड़े हुए हैं। यतिन, बताइए। तो इस चीज़ को रिविजिट कर रहे हैं श्रेया, और कुछ दिनों पहले भी हम ये बता रहे थे कि जो ट्रेंड है रेफ्रिजरेंट गैस में वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। खास करके R32 नाम का जो रेफ्रिजरेंट गैस है, यहाँ मांग बढ़ने के कारण दाम आपको घरेलू मार्केट्स में भी ऊपर जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं, और जो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ भी आपको दरें बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट अनुवामा की जो नोट आई है उसमें ये लिखा गया है कि जो R32 और 22 के दाम हैं ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। R22 की बात करें तो 650 से दाम प्रति किलो बढ़ के 750 हो गए हैं, और R32 की बात करें तो यहाँ भी 450 से दाम बढ़ के लगभग 550 रुपये kg आपको होते हुए नज़र पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो नई प्राइस लिस्ट आएगी नए फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ नुआमा की उम्मीद है कि 40 से 50 रुपये पर kg और भी दाम बढ़ सकते हैं। तो दामों में ऑलरेडी आपने एक 20-25% का जंप देखा है, और यहाँ से भी शायद 10% का जंप आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम US मार्केट की शिपमेंट्स की बात करें तो R32 गैस है, ये अब $6 प्रति kg आपको ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो $4.25 का रेट हुआ करता था थोड़े दिनों पहले। तो यहाँ भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा है, और इसके चलते Q1 FY26 जो आने वाला क्वार्टर है, यहाँ आपको एक बढ़त देखने को मिल सकती है SRF और नवीन फ्लोरीन जैसी कंपनीज को, और गुजरात फ्लोरो को भी ऑब्वियसली इसका फ़ायदा होगा। लेकिन R32 और 22 की बात करें तो SRF की नई कैपेसिटीज़ ऑन स्ट्रीम हो गई हैं, जिसके कारण आज स्टॉक में आप लगभग 3% का अपटिक देख रहे हैं,
और स्टॉक नए 52 वीक हाई के आसपास नजर पड़ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। नए अब 52 वीक के आसपास एसआरएफ आपको देखने को मिलेगा। शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में देखने को मिल रही है, लगभग 3% से ज़्यादा। इनफैक्ट इस साल में अब तक भी देखें आप तो इसने अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है, लगभग 34% से ज़्यादा। लेकिन क्या यहाँ से और आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी लग रही है? चार्ट्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये आशीष कयाल जी से समझते हैं। आशीष जी, एसआरएफ का चार्ट देखें, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है यहाँ से और जिनके पास है मुनाफा उनको होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल श्रेया जी, पहले तो हमारी भी होल्डिंग है एसआरएफ में लॉन्ग टर्म की अवधि से, और ओवरऑल जो एसआरएफ ने जो ब्रेकआउट दिया था वो दिया था करीबन 2670 के आसपास। एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दौर चला था इस स्टॉक के अंदर, और करीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल 2 साल का कंसोलिडेशन था, जिसके बाद ये ब्रेकआउट आया था। उसी नेकलाइन को उसने रीटेस्ट किया और फिर से ऊपर की ओर चला है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो ट्रेंड एसआरएफ पे वो पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे टारगेट जो देखे जा सकते हैं वो करीबन 3500 के देखे जा सकते हैं मीडियम टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3120 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। और नीचे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है करीबन यहाँ पर 2790 का। तो ओवरऑल रुझान एसआरएफ पे पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिहाज से। बिल्कुल। और श्रेया, ये उस कैटेगरी में आता है जो मैंने कल जो बात की थी ना, वो स्टॉक्स जो पिछले 6 महीने में मार्केट वीकनेस में भी ऑल टाइम हाई बनाते रहे। इनफैक्ट इसका अगर आप चार्ट देखेंगे ना 2-3 साल का, इतना शानदार चार्ट है ये एसआरएफ का। एक ऐसा स्टॉक जो करेक्शन में कम करेक्ट हुआ, ये तो खैर 2 साल का है, देखिए क्या ब्रेकआउट है। और अगर 1 साल का वो चार्ट लेकर आएंगे इसका, तो कम गिरा मंदी में। केमिकल की पूरी जो बेयर मार्केट थी उसमें स्टॉक नहीं गिरा और लगातार सपोर्ट लिया इसने बहुत शानदार लेवल्स पर। और जिस तरीके का मूव आया, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस अर्निंग सीजन के दौरान अगर ये स्टॉक 4000 भी हिट कर जाए तो, क्योंकि वो इस तरीके का पैटर्न बैठ रहे हैं यहाँ पर। और 3055 तो खैर इसका ऑल टाइम हाई है जो मार्च के एंड में लगा था इसको। सिर्फ एक वो जो टैरिफ का है ना, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है इसकी, मुझे लग रहा है, वरना इसमें पॉसिबली एक बड़ा ब्रेकआउट ड्यू था एसआरएफ पर। नवीन फ्लोरिन अब एफएनओ का हिस्सा नहीं है, तो इसके लिए उस पर हम उतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं जितनी एसआरएफ पर कर रहे हैं। वैसे इम्पैक्ट नवीन फ्लोरिन पर भी है और नवीन भी डे हाई पर आ गया। नवीन भी एक अच्छा स्टॉक रहा है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट हम क्योंकि एसआरएफ है उसकी बात कर रहे हैं। एक और स्टॉक लेकर आइए ज़रा, डिक्सन टेक का। ये देखिए, ये स्टॉक भी अब डे हाई पर आ गया। अगेन बेसिकली वो स्टॉक्स जिन पर मार्केट को लग रहा है कि टैरिफ का रिस्क है, वो एक एक करके डे हाई पर आ रहे हैं। ये अपने आप में आपको बता रहा है, अपने आप में एक स्टोरी दे रहा है कि क्या मार्केट की थॉट प्रोसेस है। शायद मार्केट को लगता है कि बहुत कुछ प्राइस में है। गौरांग जी, व्यू है क्या डिक्सन टेक पर? डिक्सन टेक पर तो नहीं अनुज भाई, लेकिन अभी जो स्टॉक आप चर्चा कर रहे थे एसआरएफ, इस पर कवरेज है और 3400 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। देखिए, डिक्सन टेक एक समय पर कवरेज थी, लेकिन फिर वो 17000 के पार गया और फिर लुढ़क करके 12000 आया। अब धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। क्षेत्र पसंद है, मतलब ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड चिप्स वगैरह जो भी है। यहाँ पर एक कंपनी में हमने हाल ही में कवरेज शुरू की है, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। लेकिन डिक्सन टेक भी अच्छी कंपनी है, खाली एक ही है, चला बहुत तीव्र गति से था और उसी तीव्र गति से नीचे आया है। क्षेत्र में पीएलआई स्कीम और जो प्रोत्साहन सरकार दे रही है, वो आने वाले भविष्य में इन सब कंपनियों को बेहतर नतीजे लाने में मदद करेगी और उससे मेरे ख्याल से शेयर के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ओके, चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी, आप शुरुआत करिए, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए इंडियन होटल के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने कल ही अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। हाई टॉप्स हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे दिखने लगे हैं। तो 830 वाला कॉल ऑप्शन जो 28 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 24 रुपीज के रहेंगे और टारगेट आपको सेट करने हैं 40 रुपए के। ओके, इंडियन होटल्स की 830 की कॉल एट द मनी कॉल लेनी है। स्ट्रॉन्ग मूव इन होटल्स में। अब चलते हैं राजेश जी के पास, आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है कंटेनर कॉर्प के चार्ट पे। कंटेनर कॉर्प में एक ब्रेकआउट मिला पोस्ट कंसोलिडेशन, और ये जो ब्रेकआउट है वो 10-20 डीएमए का सपोर्ट लेके आज 50 डीएमए का ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे मोमेंटम चलेगा
पोजिशनली मुझे 750 तक की जगह दिखती है, लेकिन एज ए स्विंग ट्रेड इसका पहला टारगेट होगा 730 735। तो बाय करें कंटेनर को, स्टॉप लॉस होगा करीबन 700 का। कौन कौन बाय करने की सलाह और फिलहाल एफएनओ सुपरस्टार के लिए चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं आशीष ख्याल जी के पास। बताइए आशीष जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए यहाँ पर इंडस टावर्स में बहुत अच्छी हलचल होते हुए नजर आ रही है। स्टॉक में वॉल्यूम बहुत जबरदस्त पिकअप हुए। कल के दिन ब्रेकआउट दिया था, आज के दिन फॉलोअप एक्शन कर रहा है, प्रीवियस डे हाई को अभी जस्ट निकाल रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है, तो इंडस टावर्स पे बाई की राय होगी। और यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा वो आएगा करीबन 354 का, और टारगेट देख सकते हैं यहाँ पर 375 का। ओके, चलिए अब गौरांग जी के पास चले। एक मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी क्या पिक किया? निर्माण क्षेत्र से छोटी मझौली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक, इस कंपनी का चयन किया है और ऑर्डर काफी सक्षम है इनके। और ऑर्डर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अनुज भाई कंपनी की काबिलियत और अनुभव ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी हमारे अनुमान से काफी अच्छे स्तर पर है। 305 के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। पीएनसी इंफ्राटेक 263.75 पे हमने यहाँ पे 4 कॉल्स ली। पहला ट्रेड आया था मानस जायसवाल जी का सस्ता ऑप्शन। पहली कॉल पिक की उन्होंने इंडियन होटल्स की 830 की कॉल ऑप्शन, लगभग 40 रुपए का लक्ष्य है। स्टॉप लॉस 24 का। राजेश सतपुते जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, उनका ट्रेड था बाय कॉनकॉर, लगभग 730 750 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 700 का, 713 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष कयाल जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया, उनका ट्रेड रहा इंडस टावर्स, माफ कीजिएगा, 375 का लक्ष्य है, 361 का यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस रेंज है। और पीएनसी इंफ्राटेक यहाँ पे गौरांग जी की कॉल और 305 का लक्ष्य है यहाँ पर। निफ्टी ने अब उस धुरी को, उस लेवल को, उस क्लस्टर को पकड़ लिया है, आई थिंक 23,300, जहाँ पे आज सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे। और एक बात अच्छी है कि 12 बजे तक 23,200 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी थी, तो ऑप्शन सपोर्ट अब 23,200 के आसपास आता हुआ। अच्छा, मैं एक स्क्रीन पे चीज़ बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि बैंक निफ्टी हालांकि रहा 51,200 पे ही, बट एक बार इंट्राडे में आप बैंक निफ्टी के पैरेलली निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिए, इज एट 6289, फार बेटर स्ट्रेच और फार बेटर लेवल एच पे निफ्टी पीएसयू बैंक आ गया। एक बार सारे बैंक्स को रोटेट कीजिएगा, लुक एट कैनरा बैंक 9091। उसके बाद आप जरा एक बार लेके आइए पीएनबी को, पीएनबी करीब करीब आके ट्रेड करता हुआ 97 पे, ये भी डे हाई पर टेस्टिंग 100 डे मा। उसके बाद लिखिए आइए आप जरा प्लीज़ एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इट्स 774, ये भी डे हाई पर और अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। इनफैक्ट आशीष, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर यहाँ पे किसी पीएसयू बैंक पे बेट करना है, क्योंकि मैंने 3 स्टॉक्स रखे स्क्रीन पे, सारे एच पे और लोअर ट्रैजेक्टरीज में सब में फ्लैग है, सारे अपने एवरेजेस को पार करते हुए। आपको कन्विक्शन किस में बन रहा है? देखिए ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में बाइंग बहुत अच्छी इमर्ज हुई है अभी आखिरी जाते जाते समय में। और यहाँ पर जो एसबीआई का जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एसबीआई में बहुत स्ट्रांग मूव आया था करीबन 722 से लेके जो इसने अभी हाल में हाई बनाया था 786 का। उसके बाद से ये 4 से 5 दिन में कंसोलिडेट हो रहा है और ये टाइम करेक्शन कर रहा है। यहाँ पे प्राइस करेक्शन बहुत कम हुआ है और टाइम करेक्शन है, तो ऐसे लग रहा है ये खाली वेट कर रहा है ब्रेकआउट देने के लिए। तो एसबीआई मेरे ख्याल से यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट ऊपर में आने की गुंजाइश है, 800 के लेवल को भी पार कर सकता है ये स्टॉक। इसका एक नेकलाइन बहुत इंटरेस्टिंग नेकलाइन बना हुआ है 785 पे। अगर ये 785 पार कर जाएगा तो वीरू यहाँ पर मेरे ख्याल से 820 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। तो एसबीआई यहाँ पर जस्ट यहाँ पर रुका हुआ है, टाइम करेक्शन कर रहा है। प्राइस वाइज यहाँ से ब्रेकआउट आएगा 820 के टारगेट्स के लिए। नीचे में जो सपोर्ट इस स्टॉक में आ रहा है वो करीबन 760 के आसपास है। ओके, चलिए अब चंदन में जुड़े हमारे साथ, उनकी ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। चंदन, गुड आफ्टरनून। चंदन बताइए क्या पिक है आपका? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अनुज जी इंडियन होटल पे डिस्कस किया, उसमें तो पॉजिटिव व्यू है, बट मैं नए ट्रेड की तरफ फोकस करूँ तो एसआरएफ यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं केमिकल काउंटर में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट है और एसआरएफ पिछले लगभग 60 दिनों से अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। वीकली चार्ट सेटअप की बात करें तो लास्ट वीक एक डिक्लाइन आया था, बट 2800 के सपोर्ट से अच्छी रिकवरी हुई है। आज का प्राइस पैटर्न कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि रिसेंट के हाई है वो सरपास होते हुए नजर आने चाहिए। तो एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह है। मौजूदा लेवल से देखें सो 2930 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे और इस सपोर्ट से लगभग 3070 तक के अपसाइड बनने चाहिए।
एसआरएफ पसंद आ रहा है चंदन जी को। अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, डे हाई पे स्टॉक शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन अब आईटी पैक की बात करते हैं। दरअसल देखिए, आईटी सेक्टर में पिछले कुछ हफ्तों से दर्द ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो इस साल में अब तक आईटी पैक जो है लगभग 17% तक करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि आज थोड़ी इसमें बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन बाजार आईटी सेक्टर से परेशान तो हुआ है। आने वाला समय कैसा रहेगा ये भी अभी कहा नहीं जा सकता। और भारतीय आईटी पर मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ने भी एक रिपोर्ट निकाली है और वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रहे हैं, सतर्क नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है रिपोर्ट और क्या है कारण, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए मिताली, आईटी सेक्टर पर क्यों गोल्डमैन और मॉर्गन स्टैनली कॉशियस हैं? जी, तो मॉर्गन स्टैनली की सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने एक स्ट्रिक्टली कॉशियस अप्रोच यहाँ पे अपनाने के लिए कहा है और कहा है कि डिप्स पर आईटी स्टॉक्स को ना बाय करें। उनका मानना है कि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण और ईपीएस डाउनसाइड रिस्क के चलते अभी यह आईटी का पूरा पैक ही काफ़ी अभी थोड़ा डरावा लग रहा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडियन आईटी स्टॉक्स का जो बॉटम है वो अभी तक नहीं बना है। लार्ज कैप आईटी फर्म्स का Q4 की ग्रोथ की बात करें तो सीसी में -0.9% से पॉजिटिव 0.4% के बीच एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे जताई जा रही है। अब स्टॉक प्रेफरेंसेस पे अगर मैं आऊँ तो टीसीएस को इन्फोसिस से बेटर माना गया है ड्यू टू डिविडेंड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। टेक महिंद्रा को एचसीएल टेक से बेटर प्रेफरेंस दी गई है और साथ ही कोफोर्ज को टाटा एलेक्सी से बेटर माना गया है अर्निंग्स रिस्क को ध्यान में रखते हुए। अब अगर बात करें हम गोल्डमैन सैक्स की तो वहाँ पे भी उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का यहाँ पे पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है और उनका मानना है कि मार्च 2025 के जो क्वार्टर है या सारे बड़ी आईटी फर्म्स के में जो रेवेन्यू है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। मेजर रीजंस जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं उसमें शामिल है सीजनल वीकनेस, कम बिलिंग डेज और डिमांड डिटेरिएशन की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में आईटी कंपनीज में गिरावट देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में एक पॉइंट भी हाईलाइट किया गया था जहाँ एनएससी आईटी इंडेक्स अब तक 14% तक गिर चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी तक फ्लैटिश ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट पहले से ही नेगेटिव प्राइस को यहाँ पे भाप चुका है। गोल्डमैन सैक्स की पसंदीदा आईटी कंपनीज पर नजर डालें तो कोफोर्ज, इन्फोसिस, केपीआईटी टेक और टेक महिंद्रा यहाँ पे शामिल है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी है जहाँ से गोल्डमैन सैक्स ने अवॉइड रहने की सलाह करी है। टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी यहाँ पे शामिल नजर आए। तो दोनों ही ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि आईटी सेक्टर से अभी कॉशियस अप्रोच ही रखनी चाहिए। थोड़ा सा कॉशियस रहिए आईटी पर, दोनों ही हाउस व्यूज़ ये कहते हुए। हालांकि कुछ स्टॉक्स जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव व्यू है वो भी स्क्रीन पे रखेगा। मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब हम देखिए इस सेशन के अंतिम पड़ाव में एंटर करने की तैयारी करते हैं। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी में कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी के अगर आप चार्ट को देखें तो निफ्टी आईटी आज कोलैप्स नहीं हुआ। वो फियर फैक्टर, वो फियर आज रात का टैरिफ का और वो नज़र नहीं आया, एटलीस्ट कोलैप्स नहीं हुआ। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आज की कैंडल, कल की कैंडल और आप समझ लीजिएगा कि 21 मार्च की कैंडल और 18 मार्च की कैंडल, 13 मार्च की कैंडल, जब चार्ट्स को देखेंगे ना, डेली चार्ट लगाइए प्लीज़ एक बार, ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। आपके पास इसके नीचे और ट्रेवल करने की गुंजाइश नहीं थी। और निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे ये इस वक्त स्टेबल थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे। अब थोड़ा सा मैं हल्का सा प्रिपेयर कर रहा हूँ कल के लिए। कल के लिए क्या, कल के प्रोस्पेक्टिव से, स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से क्या छग रहा है और जो एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ अपने साथ कैरी कर रहा है। एज पे पड़े हुए स्टॉक्स को लेके आइए। मैं कैम्स को कंसिडर करता, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा गेस वर्क कर रहा हूँ पिडिलाइट पे। एक बार पिडिलाइट लेके आइए 2851 और ये ऑलमोस्ट इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। चंदन जुड़े हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में, उनसे बात करते हैं। चंदन, आप बताइए पिडिलाइट पे व्यू क्या है आपका? थोड़ा सा यहाँ पर प्रीएम्प्ट करेंगे क्या आप इस स्टॉक को एक स्विंग प्रोस्पेक्टिव से, जिस प्रकार से इसने होमवर्क किया है बिटवीन 2800-2851? बिल्कुल वीरू, देखिए पिडिलाइट में पिछले महीने अच्छी रिकवरी थी और इस महीने हल्का सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट वीकली चार्ट की बात करें तो 2620 से लेके 2925 तक का रिकवरी हुआ है और अभी पिछले 5-6 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है। बट उस कंसोलिडेशन में बात ये अच्छी है कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बार-बार सपोर्ट बना रहा है और कहीं ना कहीं 2800 के आसपास का हायर बेस बन रहा है। इनफैक्ट पिछले 7-8 दिनों की रेंज देखिए तो 2800 से लेके 2925 तक का स्विंग आया है और वीकली चार्ट में हायर लोस बन रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं थोड़े अपमूव बनने चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2800 को सपोर्ट बना सकते हो, ऊपर में 2924 और 2970 तक के टारगेट बन सकते हैं। पिडिलाइट यहाँ पर एक व्यू
आज रिकवरी अच्छी है वैसे आईटी में टाटा एलेक्सी जिसने कल 52 वीक लो लगाया था वहाँ पर अच्छी रिकवरी है आज। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे एक्चुअली है कल्याण ज्वेलर्स। 12% ऊपर है अब कल्याण ज्वेलर्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि गौरांग जी हमारी कई बार बात हुई है इस बारे में, हमेशा बात ये हुई है कि टाइटन इज़ प्रेफर्ड ओवर कल्याण। लेकिन दो तीन चीज़ें जो मार्केट बज़ लगा के चल रही है कि शायद बायबैक की अनाउंसमेंट हो जाए, अपडेट शायद अच्छा आ जाए। काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक, क्या कुछ एक सिर्फ एक नियर टर्म ट्रेडर्स के लिए, हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये? देखिए शायद आ जाए, अनुज भाई आपने इन शब्दों का प्रयोग किया है, शायद अगर ना आए तो क्या करेंगे आप। तो मैं देखिए कवरेज तो नहीं है कल्याण पर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं रखूंगा, लेकिन क्षेत्र अच्छा है और जिस प्रकार के सोने के दाम जा रहे हैं, अनुमानित $3,500 आने की पूरी संभावना लग रही है। और उस परिस्थिति में क्योंकि कल्याण केवल मात्र जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट पे केटर करता है, शायद मार्जिन सुधरने के आसार आ सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन अगर आप पसंदगी की बात करेंगे ना अनुज भाई, तो मैं आज भी टाइटन को ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि इनके पास जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा बहुत सारे अन्य कारोबार हैं। और कल्याण को लेकर के कुछ खबरें भी आई थी, हालांकि उसके बाद स्पष्टीकरण आया है। तो ट्रेडिंग व्यू तो मैं सक्षम नहीं हूं देने के लिए। अगर निवेश करना है तो मैं आज भी टाइटन को ज्यादा पसंद करूंगा। टाइटन ज़्यादा पसंद है गौरांग जी को, टाइटन अपने रडार पर रखें। चलिए अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। इनफैक्ट हम थोड़ी देर पहले टैरिफ की बात कर रहे थे, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और देखिए आज रात से अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले फ़ोन पर करीब 16% का टैरिफ लग जाएगा। टैरिफ का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री पर कैसा असर होगा, ये बताने के लिए असीम मनचंदा के पास चलते हैं। बताइए असीम जी, क्या असर होगा टैरिफ लगने के बाद? देखिए मोबाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक PLI स्कीम लेकर के आई थी और मोबाइल निर्यात पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा। अब हम करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर का मोबाइल का निर्यात करें और उसमें से करीबन 35% का निर्यात अमेरिका में आईफोन का किया जाता है। इसके ऊपर अमेरिका 0% के ऊपर ड्यूटी लगाता है, लेकिन बाद में जब हम अमेरिका से आईफोन का इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर करीबन 16.5% की ड्यूटी लगती है। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगता है तो सीधे आपका मोबाइल जो आप अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर एक रोक लग जाएगी, वो महंगा हो जाएगा वहां पर जाना। तो ये इंडस्ट्री को अप्रीहेंशन है कि ये सारा जो कारोबार है वो चाइना या वियतनाम में शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि अभी इसके ऊपर फाइनलिटी निकल करके नहीं आई कि किस तरह के टैरिफ्स लगेंगे। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी हमारा काफी तेजी से बढ़ रहा। अब तक $13.5 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हम अमेरिका के अंदर टारगेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक असर पड़ेगा। हालांकि इंडस्ट्री को ये भी लगता है कि अगर असर थोड़ी देर टाइम के लिए पड़ता है, उसके बाद दोनों देशों के बीच में अगर बायलैटरल एग्रीमेंट होता है तो वहां पर भी उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो वहां पे लेकिन थोड़ा सा टाइम के लिए इंडस्ट्री को एक डिप देखने को मिल सकता है। तो हमें आज रात का इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह के टैरिफ अनाउंसमेंट यहाँ पर मोबाइल निर्यात के लिए होने वाला है, अमेरिका किस तरह से करने वाला और उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। किस तरह से अनाउंसमेंट होंगे मोबाइल निर्यात के लिए, वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। और इस स्पेस में देखें तो डिक्सन टेक की हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। विकास जी आपसे समझना चाहूँगी, हालांकि टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद ठीक है, चंदन जी आपसे समझना चाहूँगी फिर जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे थे इस पर्टिकुलर काउंटर के ऊपर, हालांकि अनाउंसमेंट होने में आज का वक्त है, लेकिन अभी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? जब टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं जी, डिक्सन टेक। बिल्कुल, देखिए डिक्सन की बात करें तो डिक्सन में पिछले कुछ महीने से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अदरवाइज आप मई 23 से लेके और दिसंबर 24 की बात करें तो वन वे रैली बनी थी, जहाँ पे 2500 से काउंटर 19,000 तक गया था। बट पिछले 3 महीने में एक प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं काउंटर में थोड़े से अपसाइड केप है। हालांकि यदि कल के आउटकम पॉजिटिव आते हैं तो थोड़े से रिकवरी के मूड बनने चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 14,700 के लेवल निकले, क्योंकि वो एक मल्टीपल बैरियर बना है पिछले 30 दिनों से। बट ओवरऑल डेली चार्ट की बात करें तो 12,750 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट भी है और कहीं ना कहीं चार्ट है वो डबल बॉटम का प्रोसेस बना रहा है। तो यदि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 12,750 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे के लिए आप 13,000 के सपोर्ट को ही बना सकते हो और कहीं ना कहीं बाउंस आता है तो 14,200 से लेकर 14,750 तक के लेवल यहाँ पे डिक्सन में बन सकते हैं। ओके, चलिए तो ये बात होगी डिक्सन टेक की। आगे बढ़ते हैं और बाजार
पिछले कुछ दिनों ज़रूर नर्वस रहा है, लेकिन आज तो मार्केट फुल मोमेंटम में है। और क्या मार्केट ये साइन दे रहा है कि अब मार्केट तैयार है, बस ये एक इवेंट निकल जाए कल से, क्या मार्केट एक फुल फ्लो में रैली के लिए तैयार है, या फिर वो अर्निंग सीजन फिर मार्केट को थोड़ा सा पीछे खींच लेगा? इन सब पर बात करते हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। वन स्टेप एट अ टाइम, राइट? तो अभी मार्केट इस समय सोली फोकस्ड है आज के इवेंट पर शाम के। क्या सब कुछ भाव में है, और क्या यहाँ से मार्केट में रिगार्डलेस आज जो शाम को आए, क्या एक रैली की उम्मीद है? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। मुझे लगता है कि पिछले 3 महीनों में काफ़ी कुछ जो हमने प्राइस एक्शन देखा, उसने जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया है ऑलरेडी। और ये एक वजह है कि टैरिफ के अनाउंसमेंट इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट आज आ गई है, तब भी मार्केट में कोई ग्लोबल मार्केट में भी कोई नर्वसनेस नहीं है, ना कोई सेल ऑफ है। और वो इसलिए अनुज, क्योंकि काफ़ी कंपनीज़ हैं, स्पेशली यूरोपियन कंपनीज़ हैं और अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पिछले महीने जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा टैरिफ्स का, वो अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर दिया था थ्रू पब्लिक फाइलिंग्स एंड मीटिंग्स। तो एनालिस्ट ने ऑलरेडी उनको बिल्ड कर लिया। प्राइस जो हमने देखा, जैसे यूरोप में अल्कोहल कंपनीज हैं, डाइजियो है, यूएस में ब्राउन फॉरमैन है, उन सब के प्राइस ऑलरेडी काफी 52 वीक क्लोज पे आ गए। तो आई थिंक काफी जो प्राइस एक्शन ने कवर कर लिया है इस टैरिफ के इम्पैक्ट को। पर मैं ये नहीं सोचता कि ये एक नॉन इवेंट होगा। एक थोड़ा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे जब ये टैरिफ्स एक्चुअली प्ले आउट होंगे। पर इंडिया की बात करूं तो अनुज, मेरे को लगता है कि हम एक ओवरसोल्ड जोन में थे पिछले महीने, जो अब धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है, एक फेयर लेवल पे आ रहे हैं। और जितना मैं देख पा रहा हूँ, एक गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है, गवर्नमेंट का भी, आरबीआई का, कि कैपेक्स को, प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा दिया जाए। तो पिछले 3-4 दिनों में जो अनाउंसमेंट्स देखी हैं और जो फ्लोज भी गवर्नमेंट से स्टार्ट हुए हैं पीएलआई कंपनीज को, और क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस जो स्कीम है बैंक्स को, उनको भी अब अच्छे पैसे आने शुरू हो गए हैं उनको भी। तो आई थिंक ये प्राइवेट जो फ्लो स्टार्ट हो रहे हैं, वो मुझे बहुत पॉजिटिव साइन दिख रहा है, क्योंकि इससे कस्टमर सेंटिमेंट भी इंप्रूव होगा, कंजम्पशन भी पिकअप होगी। और अब हमारा जो मार्केट है, आई थिंक अर्निंग सीजन, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव रहेगा, और थोड़ा फाइनली काफी क्वार्टर्स के बाद पॉजिटिव सरप्राइज होंगे अर्निंग्स में, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो अब सेक्टर वाइज क्या व्यू लेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर आईटी पर रहा है मार्केट में पिछले कुछ समय से। क्या यहाँ पर बाइंग करें, या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें? ये आईटी पे, जैसे हमारे पहले भी बात हुई अनुज, पिछले साल भर से, कि एक सेक्टोरल इशू है, और इसकी वजह से हम 2 साल से अंडरवेट हैं आईटी में। इनफैक्ट एक भी आईटी का स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक स्ट्रक्चरल डाउन टर्न देखा है अनुज। हमारी जो कंपनीज हैं, अनफॉर्चुनेटली इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रेशर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जो, जैसे एक्सेंचर ने एक गाइडेंस दी और ये कहा कि इलॉन मस्क ने जो बजट्स काटे हैं यूएस में, उसका इम्पैक्ट आएगा ग्रोथ पे और मार्जिन्स पे भी। आई थिंक हमारी कंपनीज भी यही इसी बहाने का सहारा लेंगी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन एक्चुअली काफी नेगेटिव है आईटी सेक्टर से। मुझे लगता है कि कमेंट नंबर्स भी वीक होंगे और कमेंट्री भी वीक होगी। तो मेरी सलाह यही है कि इस सेक्टर को अभी के लिए अवॉइड करें। अभी इसमें बॉटम बना नहीं है, बॉटम फिशिंग का ये समय नहीं है, आएगा, पर प्रोबेबली 3-6 महीने में आएगा। ओके महबा जी, नमस्कार। आपके आते ही साथ निफ्टी में 40 पॉइंट और जुड़ गए, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट और जुड़ गए। आपकी उपस्थिति शुभ रही, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप आए, लेकिन दुरुस्त आए। अच्छा, अभी अनुज ने प्रश्न पूछा आईटी के ऊपर, इसी क्रम में चलते हैं। जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, ऑटो भी, और उससे पहले बीच में रखता हूँ मैं फार्मा को। फार्मा इंडेक्स रखिए आइए स्क्रीन पे, निफ्टी फार्मा आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड कर रहा है। लगभग जोन है इसका, सेकेंड, मतलब इसमें भी कोई साइजेबल पुलबैक अब तक नहीं है। इट्स 20976। फार्मा में आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो क्या कह रहा है इस वक्त? क्या ऐड किया आपने लोअर लेवल्स पे, या फिर फार्मा को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं टुवर्ड्स हेल्थ केयर, वहाँ पे क्या ऐड किया? देखिए, जो हमारी एक्सपोर्ट वाली कंपनी है वीरेंद्र, उसमें मुझे लगता है कि जो पिछले साल हमने देखा फार्मा सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट था फार्मा।
मुझे लगता है वो इस साल भी कंटिन्यू करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा इंडेक्स लेवल पे, पर डेफिनेटली निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो हमारी लीडिंग कंपनीज हैं और हमारा मॉडल पोर्टफोलियो काफी पब्लिक डोमेन में है, तो मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज हैं, काफी समय से पोर्टफोलियो में है, हमने अच्छा रिटर्न भी देखा इनमें। मुझे लगता है ये कंपनीज और बाकी भी जो कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनी, फार्मा कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं जेनरिक्स का और अब ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस का भी धीरे धीरे फाइलिंग कर रहे हैं यूएस में, वो टैरिफ से इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता है ब्रांडेड जेनरिक्स पे टैरिफ लगाना ज्यादा। तो एक काफी डिफेंसिव और सेफ बेट है। ये कंपनीज क्लियरली एक ग्रोथ ट्रेंड पे है, 15 से 20% का टॉप लाइन ग्रोथ विद गुड मार्जिन्स एंड गुड कैश फ्लो, और वो कैश फ्लो को वो यूज करेंगे वापस इन्वेस्ट करने के लिए। तो फार्मा में मेरा बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इस पूरे साल के लिए। इस ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर्स को ओवरवेट रहना चाहिए। दूसरा आपने पूछा वीरेंद्र, हूँ मैं नहीं, फार्मा को ही मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड से अगर किया टुवर्ड्स हेल्थ केयर जी, हॉस्पिटल तो स्टॉक्स डोमेस्टिक हेल्थ केयर, हाँ जी जी जी, हाँ। डोमेस्टिक हेल्थ केयर इज अ एवरग्रीन इंडस्ट्री। मतलब जितना हमारा पेनिट्रेशन है, मैं उसमें, आपने कहा, मैं उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का। मुझे लगता है ये सारा जो इकोसिस्टम है इंडिया हेल्थ केयर का, जिसमें डोमेस्टिक फार्मा सेल्स, डोमेस्टिक सीडीएमओ जो कंपनीज हैं, जैसे एकम, विंडलास है, इनोवा कैप्टिव है, ये सारी कंपनीज डोमेस्टिक सीडीएमओ पे फोकस कर रही हैं। प्लस हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो और नारायणा और बाकी, प्लस उसमें डायग्नोस्टिक्स कंपनीज हैं। आई थिंक ये पूरा इकोसिस्टम सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, वो ऊपर है ग्रोथ वाइज, और रेगुलेटेड है, तो थोड़ा रेगुलेशंस की वजह से थोड़ा ग्रोथ पे कैप रहता है। बट अदर देन दैट आई थिंक ये तो 5-10 साल की स्टोरी है वीरेंद्र, जो डेफिनेटली आप उसमें कोई भी अच्छा बेट ले लीजिए, और उसको फिर चैलेंज यही है कि आपको बस उसको रख के बैठना है, उसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। जी अभय अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अभी हमने आईटी डिस्कस किया, फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर भी डिस्कस किया। अब मैं उस सेक्टर पे आपकी जानकारी चाहूँगी जो काफ़ी फ्लेवर में है। होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, शैलेट होटल्स, सभी में अच्छी खासी तेज़ी आज के सेशन में ही नहीं बल्कि हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं। इस पूरे स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है जिस तरीके से तेज़ी इस पूरे स्पेस में हमें देखने को मिल रही है? देखिए, ये एक स्पेस, इंटरेस्टिंग स्पेस है, और इसमें हमारे पास एक स्टॉक था इसका जो हमने मॉडल पोर्टफोलियोज पे एग्जिट किया, क्योंकि वो वैल्यूएशन वाइज मुझे लगा काफी बढ़ गया है, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं। पर स्पेस अच्छा है, ट्रैवल अंडर ट्रैवल्ड है इंडिया, वो स्टोरी तो रहेगी, और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इजी नहीं होता है, और इंडिया में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस हिसाब से वो सेक्टर अच्छा है। पर जो हमारा एनालिसिस है वही दिखाता है कि बहुत ओवर प्राइस सेक्टर है, तो और इस सेक्टर में थोड़ी साइक्लिकलिटी भी है। एक ओवर स्पेंड का टाइम आता है, फिर थोड़ा साइडवेज करेक्शन का टाइम आता है। मुझे लगता है ये सेक्टर अब उस जोन में है कि ये साइडवेज करेक्शन में जा सकता है अगले 2-3 साल के लिए, कि आप अब एक्सपेंशन नहीं देखेंगे मार्केट कैप का, प्राइसेस का, और गिरेगा भी नहीं, पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा काफी इम्पेशेंट करेगा ये साइडवेज मूवमेंट की वजह से। तो इसके लिए मुझे लगता है जो इसमें बेस्ट रिटर्न थी होटल इंडस्ट्री, होटल सेक्टर में, इट इज लार्जली बिहाइंड अस, और ये सेक्टर को, इन्वेस्टर्स को अब चेज नहीं करना चाहिए पुरानी रिटर्न्स देख के, बिकॉज काफी जो फ्यूचर के रिटर्न्स है ऑलरेडी मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इस रैली को चेज ना करें फिलहाल होटल इंडस्ट्री के स्पेस में जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़ा अगर इसको, स्पेस को और एक्सपैंड कर दूं मैं अभय जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर मैं बात करूं, हालांकि इसमें होटल इंडस्ट्री भी शामिल है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर क्या ख्याल है आपका? वहाँ पे क्या आप थोड़ा बुलिश हैं, एक्सपोजर या वेटेज बढ़ाया है आपने वहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म? ऐसे कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बता पाएँ। देखिए, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में तो अभी कुछ भी नहीं है, ना हमारा कोई इरादा है अभी लेटेस्ट रीबैलेंस में ऐड करने का। तो पर अगेन, जैसे मैंने कहा, स्पेस अच्छा है, कंपनीज अच्छी है, बैलेंस शीट क्लीन है, डिमांड है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी मैक्रो फेवर है पूरे सेक्टर का, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल का। पर जैसे मैंने कहा कि जो वैल्यूएशंस हैं उन्होंने काफी ऑलरेडी फ्यूचर अर्निंग्स डिस्काउंट कर ली है, तो इन्वेस्टर्स को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा इस स्पेस में एंट्री लेने। ओके, मार्केट एट डेज हाई मीनवाइल 23,350 पे स्ट्राइक करने जा रहे हैं हम शायद,
और बैंक निफ्टी में कल की पूरी डिक्लाइन को हमने रिकवर किया। 500 पॉइंट की रैली, 51,300 के पार। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, 818 पॉइंट ऊपर। ऐसा लग रहा है मार्केट कह रहा है हुज डोनाल्ड ट्रम्प, हु केयर्स। और ये देखिए 820 पॉइंट की रैली, एडवांस डिक्लाइन 3:1 का। बस ये कल को उल्टा ना पड़ जाए, बस मैं थोड़ा सा पहले से एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। मार्केट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, एक रियल एस्टेट एक और स्पेस है जहाँ पर आज अच्छी तेज़ी रही है। अभय जी, कोई प्रिफर्ड पिक्स होंगे क्या आपके स्पेस में? जी देखिए, इसमें अगेन बाय रिकमेंडेशन मेरा नहीं है, पर जो हम ट्रैक कर रहे हैं और जो इस पूरे स्पेस में जो एक कंपनी है, दो कंपनीज हैं पर जिसपे हमारी नजर ज्यादा है, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज। बिकॉज एक नेशनल लेवल प्रेजेंस है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ब्रांड अच्छा है और अक्रॉस द वैल्यू स्पेस है, मतलब लग्जरी से लेके लोअर प्राइस। तो एक पोर्टफोलियो बेसिस पे अगर मैं देखूं, डाइवर्सिफाइड रिस्क, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, जो एक बिल्डर के लिए, एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसमें गोदरेज नंबर 1 रहेगा। दूसरा, एक छोटी कंपनी है पर जानी मानी कंपनी है, शोभा डेवलपर्स। अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, बहुत ही सॉलिड ब्रांड है, मिड मार्केट सेगमेंट में है जहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा है इस समय। तो ये दोनों कंपनीज, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस सेक्टर में आउट परफॉर्म करेंगी, रियल एस्टेट सेक्टर। ओके, अभय जी इस वक्त बिल्कुल निर्भय से लग रहे हैं, तो बिल्कुल खुल के बात की इन्होंने, किस किस सेक्टर में क्या क्या बाय करना है। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया। और कन्विक्शन से बाजार में पैसा बनता है, और अनुज थोड़ा बाजार कन्विक्शन दिखा रहा है। वी आर एट डे हाई, और निफ्टी और मोस्ट स्पेशली निफ्टी बैंक, जिसको हम काफ़ी तवज्जो सुबह से ही दे रहे हैं, इट्स नाउ 51,350। क्या करें? आई मीन कैरी डोनाल्ड ट्रंप को देखते हुए क्या करना है? नहीं, कैरी करिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। आई थिंक हमने आज सुबह एक बहुत शानदार एंट्री पकड़ी निफ्टी की 20 डेमा पर। 23,150 से 23,200 के बाय जोन पर हमने वो ट्रेड आज सुबह पकड़ी। अब वो आपकी ग्रिप में होगी। एक सिंपल चीज़ आप कर सकते हैं, निफ्टी की पोजीशन को कैरी करिए और 23,200 का कल का पुट ले लीजिए हेज करने के लिए। सिर्फ अपने आप को हेज करने के लिए वो पुट ले लीजिए, और 30 रुपये पर है वो पुट। होप करिए कि वो जीरो हो जाए पुट, क्योंकि इन दैट केस कुछ आपको इतना फर्क पड़ेगा। 30 रुपये तो आप इंश्योरेंस कॉस्ट देंगे ही ना। हाँ, 23,200 तक आप प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन ये जो पुट है ये सिर्फ आपको एक बड़े गैप डाउन से बचाने के लिए। कल 350-400 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो वैसा नहीं होना चाहिए, कोई मतलब लॉजिक नहीं बैठेगा उसका। बट अगेन जैसा आपने बोला, डोनाल्ड ट्रंप है, यू नेवर नो क्या बोल दे। तो सिर्फ उस 6 सिग्मा इवेंट से अपने आप को बचाने के लिए एक 23,200 की पुट, उसको सिर्फ एक इंश्योरेंस समझकर 30 रुपये पर है हेज करने के लिए, प्योरली हेज करने के लिए। और 23,200 तक की कोई भी गिरावट आई तो वो आपको मौका देगी। अगर आपने आज सुबह की रैली मिस की तो उसमें बाय करने के लिए फिर वही हमारा स्टॉप लॉस होगा 20 डेमा का। इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा मार्केट में। जैसा आपने बोला, अगर रिस्क लेना है, पैसा बना तो रिस्क तो लेना होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर ये ट्रेड चली तो 23,800 जहाँ से हम फिसले थे, एक बार वहाँ तक का वापस रास्ता खुलेगा। 23,800 के ऊपर अभी मुझे जगह नहीं दिखती है, उसके लिए अर्निंग्स का सपोर्ट करना ज़रूरी है। लेकिन 23,800 तक का एक बार जगह खुलेगी अगर ये ग्लोबल मार्केट ने भी इस ट्रम्प फैक्टर को अब इग्नोर किया और यहाँ से चलना शुरू किया। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, और वो हो भी रहा है। आप देखिए टैरिफ से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज स्टॉक्स की बात हुई है, चाहे वो डिक्सन टेक हो, चाहे वो औरोबिंदो फार्मा हो, सब डे हाई पर बंद हो रहे हैं। चाहे आप केमिकल स्टॉक्स देख लीजिए, सब डे हाई पर बंद हो रहे हैं। तो ये एक और तरीका है कि आप इन्हें खरीदें और साथ में इनके पुट्स भी ले लें हेज करने के लिए, थोड़े से लोअर लेवल्स के। तो वो मेरे ख्याल से कल के लिए एक अप्रोच हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग रूम चेक पर चलते हैं। गुड आफ्टरनून। डीलर्स कहाँ बेट लगा रहे हैं? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स चेस कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है KEI इंडस्ट्रीज। स्टॉक में अपने पिछले मंथ देखा था किस तरीके से सेल ऑफ हुआ था। डीलर्स एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में 4% की वृद्धि, और डीलर्स का मानना यह है कि डोमेस्टिक फंड बाइंग के चलते शायद यहाँ से 50-100 रुपये का मूव आता हुआ नजर पड़ सके हमको, और 2950 के टारगेट्स के लिए यहाँ वो खरीदारी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा जो मार्च का एक्सपोर्ट डेटा आएगा, इसके पहले काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स में हलचल है, खास करके लॉरस लैब्स, और कहीं ना कहीं मार्च एक्सपोर्ट्स डेटा को लेके काफ़ी सारे HNIs उम्मीद से देख रहे हैं इस काउंटर को। इनफैक्ट उनको लगता है काउंटर में 4 से 5% का फर्दर अपसाइड हो सकता है, यानी यहाँ से 25-30 रुपये का वो जंप देख रहे हैं पोजिशनली। और आज की ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ 4% की बढ़त देखने को मिल रही है, और फ्रेश बाइंग अपने को यहाँ भी देखने को मिल रही है।
ठीक है कि या इंडस्ट्रीज और लॉरेंस लैब यहाँ पे बाइंग की सलाह आती हुई डीलिंग रूम से। शुक्रिया यतिन जानकारी के लिए। अब BTST STBT कॉल्स लेते हैं। चंदन जी आपसे शुरुआत करूंगी, बताइए BTST STBT। देखिए जिस तरह से मार्केट बंद हो रहा है, मैं तो यहाँ पे BTST पे फोकस करना चाहूंगा। और काफी काउंटर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। और निफ्टी के लिए 23,333 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे बंद होता है तो एक पॉजिटिव बायस रखूंगा। BTST के तौर पे यदि आप ध्यान रखें तो मेरी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी चंबल फर्टिलाइजर। वीकली चार्ट में हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, काउंटर अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे है। 5-6 दिन का जो नीरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन है वो एक ब्रेकआउट के साथ तब्दील हो रहा है। चंबल फर्टिलाइजर पे खरीदारी की सलाह होगी। 622 के आसपास का सपोर्ट है, 650 तक की अपसाइड यहाँ पे बननी चाहिए। ओके, चंबल फर्टिलाइजर 622 का स्टॉप रखें, 650 के टारगेट रखें। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार अपने लाइफ टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में ही रहा है, इवन इस डिक्लाइनिंग मार्केट में। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? वेल, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है PNB हाउसिंग। मुझे इसका सेटअप सही अच्छा लगता है। ट्रेड कर रहा है 920, टॉप होना चाहिए सिर्फ 10 रुपया 910 का। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट कुछ 970 के हो सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। PNB हाउसिंग अच्छा मोमेंटम है। PNB हाउसिंग बिल्कुल, आज सुबह ही हमने मार्क किया था स्टॉक और उस वक्त प्राइस था स्क्रीन पे और लगभग आप समझ लीजिएगा कि 889 माइनस से मैंने कमेंट भी ली थी इस पर। वी हेडिंग टुवर्ड्स स्टे हाई। और जो चंबल कॉल दी ना अभी चंदन ने, वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर रहा इस पूरे फेज का बीते 5 महीने का। मानस, आपके कैरी कर रहे हैं? तो देखिए जुबिलेंट फूड पे खरीदारी करेंगे। डिस्क्लोजर की रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। कंसोलिडेशन देखने के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 673 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे जुबिलेंट फूड के फ्यूचर में, और टारगेट सेट करेंगे 710 रुपए के। ठीक है, जुबिलेंट फूड ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई मानस जी की तरफ से। राजेश जी आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? श्रेया जी, मैं एस्ट्रल को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है आज एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, लोअर ट्रेजेक्टरी से निकल रहा है काउंटर। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1380 का, 1380, 1380, 1390। तो एस्ट्रल इज अ बाय। स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखेंगे, 1330 का। ओके, चलिए ये कल के लिए BTST ट्रेड्स। बाजार की नज़र अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। कल टैरिफ का मामला निपट जाएगा, उसके बाद अर्निंग्स पर होगी और अगले हफ्ते से चौथी तिमाही के अर्निंग्स की शुरुआत होगी। बैंकिंग सेक्टर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? IIFL की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, मिताली समझते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो IIFL की रिपोर्ट का मानना है कि बैंक्स के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोन ग्रोथ में गिरावट का असर यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ में भी कमजोरी रह सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कासा में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर बैंकों के निम्स में 4 to 20 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे अफेक्ट करता नजर आएगा। छोटे रिटेल लोन और MSME लोन की एसेट क्वालिटी और ज़्यादा खराब हो सकती है, जिसका सीधा असर NPA पर पड़ता नजर आ सकता है। क्रेडिट कॉस्ट में बढ़त अभी भी जारी है, हालांकि स्लिपेजेस यहाँ पे घटने की संभावना जताई है। सभी सेगमेंट्स में लोन ग्रोथ पर दबाव देखने को मिल सकता है, खासकर HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक के लिए, जिनकी लोन ग्रोथ पर ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। वही एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI की लोन ग्रोथ मजबूत बनी रहने की संभावना यहाँ पे जताई है। रिजल्ट्स के तौर पर बात करें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे काफ़ी शानदार आने की उम्मीद यहाँ पे रिपोर्ट में जताई है, जबकि फेडरल बैंक, RBL बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजे अनुमान से कमज़ोर आते हुए नजर आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक नोट करने लायक ये भी है कि JP एसोसिएट्स की बिक्री के बाद कुछ चुनिंदा बैंकों की लोन रिकवरी का फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि उनकी बैलेंस शीट को यहाँ पे सुधारता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी IIFL की बैंकिंग सेक्टर के Q4 की प्रीव्यू रिपोर्ट। ओके, थैंक यू मिताली। IIFL की Q4 की बैंकिंग प्रीव्यू रिपोर्ट ये थी आपके लिए। स्टॉक्स देखते हैं एक बार क्या कर रहे हैं। HDFC बैंक क्लियरली आज का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और लास्ट के कुछ मिनटों में देखिए HDFC बैंक ने क्या शानदार तेज़ी दिखाई है। कल ध्यान रखिएगा 3% गिरा था, आज उसमें से ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रिकवर किया इसने, ये अच्छी चीज़ है। चलिए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हम जिसे कहते हैं ना, बेस्ट फॉर द लास्ट बचा के रखा था हमने। 1 नहीं, 2 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 18 आइडियाज़ लेकर आए हैं हम नहीं, मैक्वारी लेकर आए एक्चुअली, और हॉर्माज से समझते हैं कि क्या है ये 18 आइडियाज़। हॉर्माज 18 आइडियाज़ बताने हैं आपको 1.5 मिनट में, तो शुरू हो जाइए फिर।
3 हिस्सों में बांटे हैं मक्वारी ने अपने आइडियाज़। पहले तो वो है जो 3 से 6 महीने के टैक्टिकल रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। दूसरे वो है जो उनके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है ऐसे। और आखिरी वाले जो है उसमें उन्होंने मिड कैप्स दिए हैं या स्मॉल कैप्स जो 3 साल के अंदर डबल होने का दमखम रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम रिलायंस इंडस्ट्री से करते हैं जो उनका टैक्टिकल रिकमेंडेशन है। उनका मक्वारी का मानना है कि रिटेल रेवेन्यू का जब ग्रोथ होगी वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव होगा और रिन्यूएबल एनर्जी की कमीशन पर भी पॉजिटिविटी होगी। रिलायंस के लिए 1500 रुपये का लक्ष्य है। एनटीपीसी में 475 रुपये के लक्ष्य दिए हैं मक्वारी ने और वहाँ पर भी हीट वेव से लॉन्ग टर्म में जो पावर क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाए, इससे ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। अगला रिकमेंडेशन उनका है विप्रो, जहाँ पर उन्होंने 320 रुपये का लक्ष्य दिया है और 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड उनके लिए एक अच्छा ट्रिगर है, ये मक्वारी का मानना है। टाटा मोटर्स के शेयर्स जो है वो ओवर सोल्ड है, ये मक्वारी ने अपनी नोट में कहा। और जेएलआर का नेट कैश होना, प्रीमियमाइजेशन और अच्छे मार्जिन से कंपनी को फायदा पहुंच सकता है, इसलिए वो एक टैक्टिकल रिकमेंडेशन है। बीईएल आज का एक अंडर परफॉर्मर है, गाइडेंस मिस हुई है, लेकिन FY26 में वो एक मजबूत गाइडेंस की उम्मीद रखते हैं और एक्सपोर्ट ग्रोथ से भी उनके ईपीएस को काफ़ी बढ़ोतरी मिल सकती है, ये मक्वारी का मानना है। और टैक्टिकल रिकमेंडेशंस में आखिरी नाम जो है वो है श्रीराम फाइनेंस का, जहां पर उन्होंने लिक्विडिटी स्थिति बेहतर होने और एसेट क्वालिटी के स्थिर बने रहने की वजह से ये रिकमेंडेशन दी है 800 रुपये के लक्ष्य के लिए। उनके कोर पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पहला नाम है टीसीएस का, जहां पर उन्होंने लगभग 5620 रुपये का लक्ष्य दिया है और वहां पर भी एबिट मार्जिन जो है 26 से 28% रहने की उम्मीद है और FY25 और 27 के बीच 15% के ईपीएस कैगर का ये अनुमान लगा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक एक दूसरा नाम है, 2300 रुपये के लक्ष्य दिए हैं और अगले 2 साल में आरओए की स्थिति बेहतर होगी, ईपीएस ग्रोथ भी हाई टीन्स में रहने का अनुमान है। सन फार्मा उनकी एक कन्वेक्शनल बाय है, ब्रांडेड कारोबार में सुधार होगा और ईपीएस ग्रोथ उन्होंने 16% की लगाई है और FY25 से 27 के बीच 18% की आरओई का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। नए महिंद्रा एंड महिंद्रा अगला रिकमेंडेशन उनका ये है, 3643 के उनका लक्ष्य है और नए मॉडल लॉन्च से उनके पीवी वॉल्यूम्स बेहतर होंगे, ये मक्वारी का मानना है। ट्रेंड पे उन्होंने हाल ही में कवरेज की शुरुआत की थी, 7000 रुपये के लक्ष्य दिए हैं और वहाँ पर भी लंबी अवधि में 30% और ईपीएस और आरओई में ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहे हैं। और आखिरी नाम यहाँ पर जो है वो पीएफसी का है, 660 रुपये के लक्ष्य है यहाँ पर और पावर सेक्टर में केपेक्स बढ़ने से उनका लोन ग्रोथ का आउटलुक बेटर होगा। और आखिरी में जो मिड कैप और स्मॉल कैप नाम उन्होंने दिए उसमें से पहला नाम जो है IRCTC का है, जहां पर वो फ्री कैश फ्लो मार्जिन जो है 30% रहने की उम्मीद लगाकर ये अनुमान लगा रहे हैं 900 रुपये के लक्ष्य का। ऊनो मिंडा अगला नाम है, 25% की अर्निंग्स ग्रोथ की कैगर है। AB कैपिटल अगला नाम है, जहां पर वो कह रहे हैं कि AUM ग्रोथ 25% की होगी FY27 तक। देवयानी इंटरनेशनल में भी सेम स्टोर सेल्स वो 10 से 11% का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, 215 रुपये के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं। डिलीवरी का लक्ष्य उनके आईपीओ प्राइस से नीचे है, मगर वो स्टॉक अगले 3 साल में डबल होगा, ये मक्वारी का मानना है और पीटीएल कारोबार में सुधार से कंपनी को फायदा होगा। और आखिरी नाम जो है वो लेमन ट्री का है, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी बनने की क्षमता रखती है और FY25 से 28 के बीच में 40% ईपीएस ग्रोथ की ये अनुमान लगा रहे हैं, तो 210 रुपये के लक्ष्य लेमन ट्री पे दिए। ओके, चलिए पानी पीजिए हरमज और थैंक यू सो मच। ये 18 के 18 नाम यहाँ पर गिनाने के लिए अच्छी लिस्ट थी वैसे वो मक्वारी की, और ख़ासतौर से जो लॉजिक लिया ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से, कुछ कोर पोर्टफोलियो के हिसाब से, कुछ स्ट्रैटेजिक मूव्स के हिसाब से, यही मार्केट में करना भी चाहिए। पता है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट में ना सिर्फ एक बाय एंड होल्ड या सिर्फ एक साल का व्यू है, ऐसे आपको बुफे की तरह इसको लेने की ज़रूरत है। सेग्रीगेट करना होगा, सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ टाइमिंग मैटर्स। कई स्टॉक्स हैं, मैं आपको एग्जांपल्स, मैं जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल जिसका देता हूँ वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जब IPO लेकर आया था, आई थिंक 2005 या 6 में, 15 साल किसी ने पैसा नहीं बनाया और 15 साल थक हार कर किसी ने बेच दिया, अगले 1 साल में स्टॉक 10 गुना हो गया। तो वो क्या है ना कि वो काफ़ी चीज़ें जो ना वो मैटर करती हैं। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें आप भले ही बेरिश हो लेकिन स्ट्रैटेजिक प्ले पॉजिटिव हो सकता है उनके ऊपर, या फिर आप बुलिश हो लेकिन स्ट्रैटेजिक प्ले नेगेटिव हो सकता है उनके ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी लिस्ट लगी मुझे श्रेया। जी बिल्कुल अच्छी लिस्ट लगी। इनफैक्ट ट्रेंड जो उनके कोर पोर्टफोलियो में शामिल करने की जो हिदायत आई है मैक्वेरी की तरफ से, तो ये कल गिरते बाजार में भी ट्रेंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। आज इनफैक्ट आज तो बाजार में रैली भी है, तो यहाँ पे भी 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले कुछ वक्त से देखा भी होगा ट्रेंड ने ठीक परफॉर्मेंस दिखाई है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, जिस तरीके से जूडियो का एक्सपेंशन हो रहा है, वेस्ट साइड का एक्सपेंशन हो रहा है, स्टोर्स में इजाफा हो रहा है,
ये एक पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है ब्रोकरेजेस को भी ट्रेंड पर। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट करें, एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। राजेश जी, ट्रेंड ये स्टॉक देखिए अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ, लेकिन अब एक रैली देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। क्या इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स? श्रेया देखिए, चार्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप लेवल्स की बात करें तो 5,500 एक हर्डल था, 50 डे में था। तो करंटली अगर आप देखें तो करंट लेवल से मुझे लगता है ये करीबन 6,000 से लेके 6,250 तक का मूव देगा और बहुत ही क्लीन मूव मिल रहा है यहाँ पे। तो जो भी डिप मिले उसमें ऐड करने की सलाह होगी। 5,600 का डिप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इंट्राडे जो स्विंग की बात होती है ना, तो 5,600 के आसपास अगर कोई डिप भी मिले देन यूज इट एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस विल बी एटलीस्ट 50 पॉइंट्स, यानी आप कह सकते हैं 5,550 का पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। और इन दैट केस जैसे मैंने कहा 6,000 से लेके 6,250 ये इसका टारगेट डेली चार्ट पे दिख रहा है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा वो हॉर्मस के साथ थोड़ा भावनाओं में बह गया। टाइम नहीं देखा मैंने, 4 ही मिनट बचे हैं। वीरू, मार्केट ब्रेड तो बता दीजिए कम से कम। जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। मेरे ख्याल से आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने अपने आप को चुप रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, निकलने दीजिए थोड़ी सी। मैं ब्रेथ रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे अनुज, इट्स फार बेटर। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको बहुत बेहतरीन बनाने में बैंक्स का बहुत निर्णायक भूमिका है अनुज। 115 लॉन्ग और 68 लगभग जिसमें शॉर्ट कवरिंग थी, और ये जो लाल जोन है आज ब्रेथ का 31 शॉर्ट, 7 में शॉर्ट कवरिंग यानी शॉर्टिंग माफ कीजिएगा। कल्याण, टाटा कंज्यूमर, मैक्रोटेक, आज रियल स्टेट में स्ट्रॉन्ग मूव था। बाकी कल्याण ने वन मैन शो चला यहाँ पर। बाकी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आज एक नया स्टॉक उभरा डेरिवेटिव्स में, और गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज लॉन्ग में शॉर्ट कवरिंग में जोमेटो कंप्लीटली 200 की ट्रैजेक्टरी से शॉर्ट कवरिंग आई। डिक्सन, टाइटन, पेज इंडस्ट्रीज, डीएलएफ, ये सारे के सारे ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। और जहाँ तक शॉर्टिंग का सवाल है उसमें एमएनएम फाइनेंशियल्स, बीएल में कोलैप्स था आज, एक कंप्लीट कोलैप्स, आरबीएल बैंक और क्रॉम्पटन और गेल। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें पावर ग्रिड, वेदांता डिलीवरी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और रिलायंस आज बैकफुट पे था। रिलायंस ने अपनी निर्णायक भूमिका कोई निभाई नहीं, आज थोड़ा सा बैकफुट पे खड़ो के देखा। बट जो दो स्टॉक्स, मैं जो पीएसयू बैंक्स का जिक्र कर रहा था, लुक एट कैनरा बैंक टुवर्ड्स क्लोज। कैनरा बैंक 91 पे डे हाई पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए डे हाई पर, और पिछले 1 घंटे में जो निफ्टी बैंक में पुश आया है उसको बहुत हद तक पीएसयू बैंक्स ने स्पॉन्सर किया। ओवर टू यू अनुज। बिल्कुल। और चलिए एक फटाफट मार्केट का पंचनामा का टीजर कर लेते हैं, फिर बॉल पर चलेंगे। श्रेया, बताइए क्या सवाल है? जी बिल्कुल, सवाल काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरीके से आज मार्केट में रैली देखने को मिल रही है, भारतीय एयरटेल पे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। भारतीय एयरटेल अच्छी तेज़ी दिखाई इसने पिछले कुछ वक्त में, और इनफैक्ट आज भी आप ये स्टॉक देखें तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। भारतीय एयरटेल पे क्या व्यू रहेगा? जो मेरा पिछले 3 साल से व्यू रहा है वही रहेगा। हर गिरावट पे खरीदने का, रखने का, और बस एक बिंदास। सब मेरे ख्याल से इंडेक्स का सबसे शानदार स्टॉक कल हमारी स्पॉटलाइट में भी शामिल था, कोई डाउट नहीं है इसमें मेरा। आप पिछले 3 साल का कोई भी व्यू प्ले कर देंगे, वो व्यू सेम ही रहा होगा। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल आ रहा है, बहुत सारे सवाल हैं सर। मैं चाहती हूँ कि 335 पे हम वो कवर करें, और अभी मार्केट क्लोजिंग चलते हैं बिग बॉल। चलिए ठीक है, 335 पर बाकी के सवाल कवर करेंगे। 335 पर एक्चुअली ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आज 1.5 मिनट बचे। मार्केट क्लोजिंग तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी करीब 164 पॉइंट ऊपर 23,330 पर। बैंक निफ्टी करीब 550 पॉइंट ऊपर। निफ्टी आईटी में करीब 300 पॉइंट की रैली आई। तो अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी थी। मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब 1.5% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन देखिए करीब 2000 बढ़ने वाले शेयर, 666 गिरने वाले, 3:1 का एडवांस डिक्लाइन था, काफ़ी पॉजिटिव। जबकि सुबह ख़राब शुरुआत हुई थी यहाँ पर। सेक्टोरल हीट में आप देखते हैं ज़रा, और देखिए ज़रा ये सेक्टर का इम्पैक्ट। सिर्फ एक पीएसयू इंडेक्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सभी सेक्टर ग्रीन में। रियल एस्टेट इंडेक्स में आज पंख लगे हुए थे, 3.5% ऊपर था। आज सुबह इस इंडेक्स को हमने पिक किया था, मार्क किया था कि यहाँ पर तेज़ी बनेगी। निफ्टी बैंक 1% ऊपर था। एफएमसीजी भी 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी का हीट में आप लेकर आएंगे जरा आप। सबसे ऊपर था टाटा कंज्यूमर, आज का बिग स्टॉक, वो ब्रोकरेज का इम्पैक्ट 7% ऊपर। जोमेटो में शानदार तेज़ी, करीब 4.5%। आई थिंक जब से निफ्टी में आया पहली बार इसमें तेज़ी देखने को मिली है इस तरीके की। टाइटन 4.4% ऊपर था। इंडसइंड बैंक में तेज़ी थी। टेक महिंद्रा, मारुति, एचडीएफसी बैंक में तेज़ी थी। इन्फोसिस में तेज़ी थी आज। भारती, ट्रेंड, आईसीआईसीआई बैंक, आयशर मोटर्स, काफ़ी स्टॉक्स थे जहाँ पर आज मोमेंटम स्ट्रांग था। नीचे क्या था आपका? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.5%, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एनटीपीसी, ये कुल मिलाकर आज के नेगेटिव स्टॉक। लेकिन विदाउट अ डाउट आज की क्लोजिंग देखकर लग रहा है वीरू
वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। मार्केट शायद इस लॉजिक को लेकर आज क्लोजिंग में जा रहा है। और एक और सवाल जो आपने ट्रेडर्स हॉटलाइन के वक्त पूछा था कि आज किसका पलड़ा भारी होगा, मेरा हुआ है वो। वो उसमें आपको एडवांटेज थी क्योंकि उस समय ऑलरेडी निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था। बिल्कुल। और देखिए इंडियन मार्केट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन दिखाया, नो डाउट एट डे हाई और टिक बाय टिक चार्ट में। बाकी अगर आप देखें अब रात भारी है, देखते हैं ट्रंप क्या करेंगे, कल जंप या डंप ये बताएंगे ट्रंप। सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे, सुबह मॉर्निंग कॉल मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।